लाहौर और कराची से कौन बेहतर है? पंजाब की डेवलपमेंट का 50% जो स्पेंड था वो लाहौर में हुआ था। कराची के अंदर तो यहाँ पे डिफेंस के अंदर जाएं तो खड्डे ही खड्डे ना। हमें तो डिफेंस भी अच्छा नहीं मिला। हमें तो डिफेंस भी अच्छा नहीं मिला। 24, 25, 26 फोर्थ ईयर योर ग्रोथ इज बिलो योर पॉपुलेशन ग्रोथ। जब इकोनॉमी डाउन जाती है ना, स्ट्रेस में होती है, तो उसमें वो नशों का कारोबार बढ़ जाता है, सिगरेट का काम बढ़ जाता है, शराब का बढ़ जाता है, इस तरह का काम बढ़ जाता है। हम चांद मांगेंगे सऊदी अरब से। $55 मिलियन की एक गेम बनाने वाली कंपनी खरीदी है सऊदी अरेबिया ने। वो आपको $500 मिलियन की भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है अभी तक उसने। क्यों? किस में करेगा? उसको क्या पोटेंशियल नजर आता है? पाकिस्तान को सऊदी अरब 2-4-5 बिलियन डॉलर ऐसे दे देगा। ठीक है यार, तू रख। आपने कभी सोने की ईंट ली है? जी लिए। मैंने भी अपनी बेटियों के लिए दी थी। मैंने उसको कहा मैं तुझे क्रॉस चेक देता हूँ। कहता है क्रॉस चेक नहीं होगा, कैश चेक होगा। आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके देखें, 2007 से गोल्ड की इंपोर्ट बंद है। गोल्ड की इंपोर्ट कितनी है? 0। ये कहाँ से आ रहा है कहीं, आ तो रहा है गोल्ड इंपोर्ट। वो सारा पैसा कहाँ से जा रहा है? हुंडी से जा रहा है। डियर फरहान गौहर मलिक, आफ्टर October 15 FBR may commence targeted enforcement action against those who remain non-compliant. धमकी अमेज लैंग्वेज है। Why would you harass the guy who is already paying the taxes? एक सेक्टर है उसकी 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। कौन सा है? बैंकिंग सेक्टर। बैंकों ने कानों पे हाथ लगा दिए कि हमने लोन नहीं देने। बैंकिंग के लोग फोन करके कहते हैं कि जी आप करंट अकाउंट पे ट्रांसफर करें, सेविंग नॉन इस्लामिक है। मेरे घर में मेरी बीवी को फोन आया एक बैंक से। बड़े खुशनसीब है इस मामले में ये नून लीग वाले, वैसे है ना, हमेशा से खुशनसीब। तेल बड़ा सस्ता मिलता है। इनको तेल बड़ा सस्ता। तेल और तेल की धार देखो। उनका ये अच्छी बात है कि हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, लेकिन ये खतरनाक बात है कि हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर ही हैं। बात सिंपल है। ये डिफेंस डील क्या है? हम तगड़े हैं फौज में, हम उन्हें सपोर्ट देंगे। वो तगड़े हैं, उनके पास डॉलर है। द जियोपॉलिटिकल रेंट अल्हम्दुलिल्लाह उसने चाइना की टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से इंडिया की जो है ले ली। हाँ, ठीक है ना, बकायदा ले ली। Then I saw 7 jets were shot down. That's not good. That's a lot of jets. इजराइल भी एक सिक्योरिटी स्टेट है। हाँ, इजराइल तो यार अब अमेरिका को काबू में किया हुआ है। हम मुसलमान हैं, वो यहूदी हैं यार, उनसे हम क्या मुकाबला कर सकते हैं दुनियावी कामों में? वो कब के कहाँ पहुंचे हुए हैं, कितने आगे हैं। हमारा गेम चेंजर है क्रिप्टो करेंसी सर। एक तो पाकिस्तान में हर चीज गेम चेंजर है। गेम चेंजर हमारी यूथ है। अगर हम उसको डेवलप कर दें, उसको पढ़ा दें, उसको मोटिवेट कर दें, दैट इज द गेम चेंजर, नथिंग एल्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रफ्तार। हमारे एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरे मेंटोर्स में से एक हैं कमाल सिद्दीकी साहब, एडिटर भी रह चुके हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। वो कहते थे कि अगर किसी को सबसे मुश्किल फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म करना हो ना, तो वो होता है बिजनेस जर्नलिज्म। और क्योंकि नंबर्स को कहानियों में ढालना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े ड्राई किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं जी, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस और पता नहीं क्या क्या, इन्फ्लेशन, सीपीआई और बला 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 बला, बड़ा मुश्किल काम होता है ये। लेकिन जो लोग इस फील्ड में जाते हैं वो यकीनन अपने पैशन की वजह से जाते हैं, और वरना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे साथ आज ऐसे ही बिजनेस जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनका जो टाइटल है वो तो डायरेक्टर रिसर्च है बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर, लेकिन मैं उनको एक अपने ही जैसा जर्नलिस्ट समझता हूँ। और आई वुड लव टू वेलकम हिम इन एट रफ्तार पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, आप जैसे आपसे हम सीखते हैं, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। कैसे हैं? बस ठीक ठाक, ऑल गुड। जब भी आप लाहौर से कराची आते हैं तो आप इनायत करते हैं, तशरीफ़ ले आते हैं। आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि लाहौर और कराची में से कौन बेहतर है। आप, मुझे पता है आपका दिल दोनों तरफ धड़कता है। वैसे मेरे लिए तो ये बहस 10 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चलें, नाजरीन की क्लैरिटी के लिए ज़रा बता दें कितना आगे पीछे है कराची लाहौर। देखिए, काम करने के लिए शहर जो है ना वो कराची है। यहाँ पे काम करना और धंधा करना और लोगों से बात करनी और ज़बरदस्त, उससे अच्छा नहीं है। खाने पीने की जगह है यहाँ पे, रेस्टोरेंट, उनकी प्राइस ज़बरदस्त, स्कूल्स, उनकी फीसेस और उनका मेयार बेहतर है लाहौर से। बट रहने के लिए शहर लाहौर बहुत बेहतर है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
ठीक है जी, कराची लाहौर का भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कराची और लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कंपैरिजन नहीं। लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10-15 साल में जितना इम्प्रूव हुआ है, और अगर आप देखें ख़ास तौर पर वो डीएचए के जो नए इलाके आए हैं जिनमें मैं रहता भी हूँ, वो रावा शावा है कि रावा है ना वो? राया राया राया, सॉरी, राया राया, राया 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 और उसके इर्द गिर्द उफ, का सारा it looks इलाका like a part of Middle East. इस लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट। वो ग्रीन भी है, प्यारा भी है, खुली रोड्स भी हैं, सारा कुछ भी है। और कराची के अंदर तो यहाँ पे डिफेंस के अंदर जाएं तो खड्डे ही खड्डे नजर हमें तो आते हैं। डिफेंस भी अच्छा नहीं मिला। हमें तो डिफेंस भी अच्छा नहीं मिला। अली, आई नो हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, बहुत चीज़ों पे अली से आज बात करनी है। बुरी खबर आई है, कल एक वर्ल्ड बैंक ने डाउनवर्ड रिवाइज किया है पाकिस्तान की ग्रोथ प्रोजेक्शन को। उसके अलावा सीपीआई पे बात करेंगे, उसके अलावा एमएनसीज जो जा रही हैं पाकिस्तान छोड़ के, उस पर बात करेंगे, गेम चेंजर्स पे बात करेंगे। लेकिन अली, पहले मैं थोड़ा सा और बात करूंगा लाहौर कराची के ऊपर। ये बड़ा ब्लेम किया जाता है 18वीं तरमीम को कि इसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या ये सच है? देखिए, अगर आप कराची लाहौर के तनाज़े से बात करते हैं तो हम अगर इसको देखते हैं ना, लाहौर की डेवलपमेंट जो है ना, जो उसमें एकदम शुरू हुआ था लेट 90s के अंदर हल्का काम शुरू हुआ था। बट जब ये अर्ली 2000 में जब चौधरी परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट थी, उस वक्त इसमें बहुत अच्छा काम हुआ था। ये 1122 बनी। उससे पहले जितने हमारे पुलिस वाले होते थे माशाल्लाह, उनकी इतनी थी तोंद होती थी। उसके बाद जो है वहाँ पे ट्रैफिक काउंसलर जो है वो नीचे के साइज़ के हो गए, तो बेहतर हो गए, और चीज़ें बेहतर होने लगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लग गया। और वो रोड बनती थी उससे पहले, अब 90s में 80s में मुल्तान रोड बनती थी, हर दूसरे साल टूट जाती थी। अब उसके बाद रोड्स बननी शुरू हो गई। वो रोड जो है 20-20 30 साल से अभी तक कायम है, नहीं टूटी हैं। और अच्छी चीज़ बनने लग गई। एक लाहौर की पूरी एक लाहौर का मास्टर प्लान बना, उस मास्टर प्लान को फॉलो किया गया। और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब गए तो 10 साल जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही। उसी मास्टर प्लान को मोर और लेस फॉलो करते रहे। कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो हो जाते हैं, नहीं हो जाते, बट एक ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, ये सारी चीज़ें वो उस तरह चलती रही। फिर उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, वो भी उन्हीं चीज़ों को उस तरह लेके चलती रही। उसके बाद दोबारा अब जब ये हुकूमत आई है, ये भी उस तरह लेके चल रही है। तो लाहौर में एक प्रेसिडेंट सेट हो गया हुआ है। लाहौर के अंदर एक अच्छा काम का सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। अच्छा, 2003 के अंदर, 2000 उस वक्त के ज़माने में कराची में, मैं 2005 में मूव हुआ था, उस वक्त कराची में भी अच्छा काम हो रहा था। नेमतुल्लाह साहब ने, फिर उसके बाद थोड़ा मुस्तफ़ा कमाल ने कैरी फॉरवर्ड किया उसके बाद। बट वो 2008 के बाद जो झटका लगा, जो वहाँ पे माशाल्लाह हमारी जो पीपल्स पार्टी की खूबसूरत हुकूमत है, जो पिछले कोई 15 साल से 18 साल से हमारी हुकूमत है, वो उसने इतना झटका दिया कि कराची जो है ना, ये गया। लेकिन पीपल्स पार्टी का तो अली, किसी को मतलब ये तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है कि आप उनकी कारकर्दगी पे कोई भी रोशनी डालें। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ मनी प्रॉब्लम। मैं इसलिए मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट देने की बात यही थी कि जो 18th अमेंडमेंट है 2012 में हुई, लाहौर के अंदर इम्प्रूवमेंट उससे पहले आना शुरू हो गई हुई थी। हाँ, उसके बाद ये हुआ है कि 2012 के बाद तकरीबन 2012 से 18 के दरमियान हमारे एक दोस्त है हसान खाबर, उन्होंने बड़ी अच्छी एक रिसर्च की थी बैक इन डेज। उन्होंने कहा था कि लाहौर की जो पंजाब की डेवलपमेंट का 50% जो स्पेंड था वो लाहौर में हुआ था। अब वो उसकी एक इम्प्लीकेशन है, कि जी लाहौर पे फोकस वाज लिटिल टू मच। तो वो उस तरह के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन कराची पे तो ऐसा कुछ नहीं, कराची में ऐसा नहीं। लेकिन अब अगर आप देखें पिछले 5-6 साल के अंदर तो बहुत सारे और इलाके भी डेवलप हो चुके हुए हैं। रिंग रोड्स बन चुकी हुई हैं, मोटरवेज बन चुकी हुई हैं। मतलब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, सिर्फ पंजाब के अंदर मेरे एक दोस्त का वो ज़मीन थी वहाँ पे सरगोदा के अंदर। ठीक है जी, अब लाहौर से सरगोदा जाने में, उसकी ज़मीन में जाने में 1990s में 8 घंटे लगा करते थे। ठीक है जी, उसके वालिद साहब भी एक प्रोफेशनल आदमी थे, उन्होंने ठेके भी दी हुई थी, जो थोड़े बहुत पैसे आते थे ही होते थे। मोटरवे बनी, उसके बाद वहाँ की लिंक रोड बनी, अब वो उसके फार्म में 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। अब उसके बाद वो अमेरिका से छोड़ के, लंदन से छोड़ के, सिंगापुर से छोड़ के अपनी वो नौकरियाँ फाइनेंशियल मार्केट की आके उसने यहाँ पे अपनी फार्मिंग शुरू की, उसने वो सारा सिलसिला शुरू किया। अब उसका मेजॉरिटी टाइम उधर गुजरता है। और भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि जब आपके फासले कम हो जाते हैं, जब आप सुबह से जाके शाम में वापस आ सकते हो, तो बहुत सारे काम बन जाते हैं। यहाँ पे कराची से बाहर आप निकल के दिखाएं। कराची में एक जगह से अंदर भी निकल के दिखाएं। अभी आपको कितनी देर लगी? आप हैबिट से आ रहे थे इधर? हाँ जी, मैं उधर उसे वहीं पे 20 मिनट लग गए, 25 मिनट? हाँ जी, मैंने कहा 7 मिनट में आ रहा हूँ, 25 मिनट लगे। ठीक है ना, मुबारक हो। हाँ, तो यही हो रहा है। मुबारक हो। सो पैसा
का मसला नहीं है, पैसे का मसला नहीं है। काम करने का मसला है। हाँ हाँ लेकिन एक मसला है पैसे का, हम्म वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ है। हाँ वर्ल्ड बैंक ने फिर डाउनवर्ड रिवाइज की है ग्रोथ प्रोजेक्शन। हाँ आसान अल्फाज में क्या कह रहा है वर्ल्ड बैंक? देखिए, बात ये है कि ग्रोथ आपकी पिछले साल जो थी वो 2.6% की आई थी। इत्तेफाक से हमने अभी उसको रिवाइज पे कब गए 3% पे ले आए हैं। चले मान लेते हैं जो भी कर दिया। इस साल उन्होंने ग्रोथ बोली हुई थी 4.2%। बिल्कुल ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक चाहता था शायद 3.1% कह रहा था, वो 3.2 कह रहा था, 2.6%, हाँ। तो हाँ 3.2 कह रहा था, अब 2.6% पे आ गया। इसका मतलब है कि जो ग्रोथ आपकी 3% और बिलो है वो पिछले साल भी थी, इस साल भी होगी, उससे पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी। नेगेटिव थी। ठीक है, आप 2022 FY 2022 was the last year when you have 5% growth. FY 23 Negative. 24 25 26 we are fourth year your growth is below your population growth. योर GDP ग्रोथ इज़ बिलो पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जितनी आपकी आबादी बढ़ रही है और अगर उस आबादी में कुछ लोग तो बढ़ते हैं तो कुछ मरते भी हैं। ठीक है, जो बूढ़े हो जाते हैं वो चले जाते हैं, जवान ज़्यादा आ रहे हैं। तो जवान जितने आ रहे हैं, जिस अंदाजे से आ रहे हैं, जिस तादाद में आ रहे हैं, GDP ग्रोथ उससे बहुत कम बढ़ रही है। क्या यही वजह है? अच्छा, लेकिन एक मसला है ना, लोग बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो भी जीडीपी है ना, असल जीडीपी है कैश, ग्रे इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, जो भी कह लें आप उसको, जी तो वो बचा रही है हमें। वरना ये नंबर्स, अगर यही नंबर्स होते वाकयातन, जी तो पाकिस्तान का तो भट्टा बैठ चुका होता। अभी आप जो टीपू सुल्तान से आ रहे हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो रश लगा हुआ है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, एक फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आ रही है, मामूलाते जिंदगी चल ही रहे हैं अली भाई। हाँ वो चल सिर्फ ग्रे इकोनॉमी और कैश की वजह से रहे। क्या ये दुरुस्त है? यार नहीं, और यस एंड नो, कोई ऐसा नहीं है कि कैश इकोनॉमी की वजह से चल रही हैं। उसमें भी मतलब वहाँ पे भी लोग कुछ फॉर्मल सेक्टर में होते हैं, कुछ इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं। बात यह है कि लोगों ने गाड़ियाँ लेनी कम कर दी, लोगों ने फॉरेन ट्रैवल कम कर शुरू कर दिया, लोगों ने कपड़े लेने कम कर दिए। ये फैक्चुअल नंबर्स क्या बता रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल के बारे में तो एक टेक्स्ट भी अभी आपके साथ शेयर करूंगा। एक चीज़ जो लोगों ने कम नहीं की वो क्या थी? लोगों ने खाना पीना नहीं। देखिए, स्ट्रेस होता है ना, जब 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 इकोनॉमी डाउन जाती है ना, स्ट्रेस में होती है, तो उसमें वो नशों का कारोबार बढ़ जाता है, सिगरेट का काम बढ़ जाता है, शराब का बढ़ जाता है, इस तरह का काम बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ चूंकि हम एक इस्लामी रिपब्लिक है, बाकी खाना ही चीज़ें तो हमारा हैं, नशा है। तो हमारा नशा तो खाना ही है, तो खाने पीने का काम बढ़ गया, कुछ तो कहने का लोगों ने। नहीं तो यू सेइंग कि इतना बड़ा फैक्टर नहीं है खाने पैसे का। हाँ है, लेकिन ये इतना बड़ा अभी अभी नहीं है। बड़ी, अली भाई आपको पता है सोशल मीडिया पे तो ना अब पता ही समझ ही नहीं आ रहा सच क्या है अली और झूठ क्या है। आपको लिटरली समझ नहीं आ रहा होता। हर इतनी ओवरलोड है इन्फॉर्मेशन का कि अपना दिमाग बनाना कि ये सही खबर है या गलत। मतलब अब आजकल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव वॉर है फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो हर नविश्ता दीवार को, राइटिंग ऑन द वॉल को मिटा कर कहते हैं ये झूठ है। हाँ मतलब फॉर एग्जांपल जीडीपी नंबर्स, अब ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान तारीख के बदतरीन इकोनॉमिक साइकिल से गुजर रहा है। हमेशा ये होता था बूम बस्ट, बूम बस्ट। अभी तो बस्ट है और कुछ उससे बेहतर बस्ट है, और अब तो मुझे लग रहा है दोबारा बस्ट की तरफ जा रही है। बेहतरी देख ली हमने, लो ग्रोथ हाँ, मोमेंटम में है, और इधर से बस्ट में जाएंगे, बूम नहीं नजर। हाँ सो मतलब बुखार उतरा ही नहीं। मतलब होता है ना, कभी उतरता है कभी चढ़ जाता है। इस दफा बुखार 99-100 पे आया और फिर चढ़ते हुए नजर आ रहा है। हाँ। तो मेरा आपसे सवाल ये है, पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल दुनिया के 70 ममालिक में उसके ऑपरेशन रन करती है। वैसे तो 180 ममालिक में अपनी प्रोडक्ट बेचती है, सारी दुनिया बेचती है। ब्लू चिप कंपनी है, जबरदस्त नाम है, बड़ा। बोरिया बिस्तर बांध के चली गई। लोग कह रहे हैं यार कंपनी बड़ी बुरी तरह चल रही थी, लेकिन अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ने, आपने देखा होगा, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हुजूर वाला गिरेबान में झांकिए, इट्स अ वेरी सिंबॉलिक एग्जिट, और ये वाहिद एग्जिट नहीं है। देखें, ये तो स्पिन देने की बात, और बड़ी मुझे अफसोस की बात होती है कि फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम भी ये स्पिन दे रही होती है। कम से कम आप लोग तो ये स्पिन ना दें। इस बात में कोई शक नहीं है कि कंपनी का मार्जिन मार्केट में लूज हो रहा था, और उसके यहाँ पे डोमेस्टिक कंपेटिटर उससे मार्केट ले रहे थे। अब देख लीजिए, आज से 15 साल पहले हर बच्चा पैम्पर लेता था,
अब आज जाके जितने जान बच्चे बेबी हमारे यहाँ वो कैन बेबी है, ठीक है जी। कैन है मेरी बड़ी बेटी जो थी वो हम उसके लिए पैम्पर यूज़ करते हाँ। थे, जो सबसे छोटी है, दोनों में जो है मोना तकरीबन पापा टोना पापा पता नहीं चाइनीज पैम्पर्स टर्किश ठीक है जी, पैम्पर्स बिल्कुल ठीक दोनों में 7 साल का फ़र्क है, तो हम उसको कैन बेबी पे आ गए हुए थे। ये नहीं कि कैन बेबी की क्वालिटी अच्छी है, प्राइस कम है, तो उस पे आ गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा अब जिलेट जो है वो सब जिलेट यूज़ किया करते थे। मगर आप कभी जाके देखें, जो ट्रीट कॉर्पोरेशन है पाकिस्तान की, जो सबसे पुरानी ब्लेड बनाने वाली, उन्होंने उस कारोबार को बड़ा अच्छा काम कर दिया। मैं और आप तो अब इस कारोबार में नहीं हैं, आप तो फिर मूंछ काटते हैं, मैं तो काटता भी नहीं हूँ कुछ, ठीक है ना? तो वो हमें नहीं पता कि वो कि कब 10-12 साल से तो मैंने तो ब्लेड नहीं लिया। हाँ। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो उनके प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे जिलेट के कंपेटिटिव आ गए हैं, और वो कंज्यूमर केयर में उनका वो जो दूसरे होते हैं वो प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं। तो कंपटीशन आ रहा था। इसी तरह डिटर्जेंट, शैम्पू, ब्ला ब्ला ब्ला, हर तरफ उनको एक टफ कंपटीशन आ रहा था। बट इसका ये मतलब नहीं कि 250 मिलियन की एक पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, अनटैप्ड एरिया है, इतनी बड़ी मार्केट से इस तरह की कंपनी का एग्जिट होना एक लम्हा फिक्रिया है, एक लम्हा फिक्रिया। ये कह देना कि जी नाइजीरिया से भी छोड़ के चलेगी, फलां से भी छोड़ के चलेगी, तो पाकिस्तान से भी चलेगी, तो ये तो डिफीटेस्ट आर्गूमेंट है ना। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि इस तरह की कंपनी जो हैं उन्हें अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। और ये नहीं छोड़ के गई, इसके रफ़ान मेज़ का जो है इंग्रेडिएंट जो था उसने दे दिया, मियां मंशा साहब ले गए वो। उसके अलावा आप देखिए फार्मा के अंदर पिछले सालों में कितनी सब कंपनीज चले गई गए, हैं, फाइजर तक चली गई, फाइजर जीएसके तक काफी चली हद गई, तक चली गई। हाँ बहुत सारी कंपनियां चली गई। और भी आप देखिएगा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से बैंक सारे तकरीबन चले गए, ठीक है। आप कहते हैं कि जी वो डोमेस्टिक, वो जो बैंक्स है जो उनके सिर्फ फॉरेन शेयर होल्डर हैं तो डोमेस्टिक बैंक सारे। तो पाकिस्तान के अंदर से फॉरेन कंपनीज की प्रेजेंस कम से कम होती जा रही है। उसकी मल्टीपल रीज़न है। एक तो कंपटीशन ये आ गया, दूसरा उसके बाद यार कि जब उन्होंने डिविडेंड निकालना होता है और मुश्किल आ जाती है, तो वो डिविडेंड निकालते वक्त मसला होता है। और वो जब मसला होता है ना, लोगों को याद रहता है। अगर आपको याद होगा 1999 में हमारे अपने लोगों के FE25 के अंदर $11 बिलियन के रिजर्व थे, जब हमारी इकॉनमी 100-125 बिलियन डॉलर पे थी। उस वक्त $11 बिलियन के वो आम लोगों के वो थे डिपॉजिट से, ठीक है जी। दैट वाज अ बिग पार्ट, दैट वाज अ बिग पार्ट। उसको आपने फ्रीज किया। आज आपकी इकॉनमी 400 बिलियन प्लस पे है, और आपके रिजर्व के वो आपके FE25 पे 6 बिलियन के नंबर है, ठीक है जी। यानी कि 40-100 इस वक्त आपके 40-45 बिलियन के रिजर्व होने वो FE25 के अकाउंट होने थे, और लोगों के पास इतने 40-45 बिलियन से ज़्यादा शायद कैश पड़ा हुआ है डॉलर का या फॉरेन करेंसी का, जो उन्होंने अपनी बैंकों के अंदर वो बिल्कुल उसमें पड़ा हुआ है। तिजोरियों में रखा हुआ है या उन्होंने सेफ में रखा हुआ है। वो एक दफ़ा वो डसा गया है, वहाँ से नहीं गया। नहीं चलेगा। इसी तरह ये इन्होंने डसे गए हैं कि 2-3 साल इनके अब जो रिपैट्रिएशन वगैरह बहुत हुए हैं, तो उससे बड़ी कंपनियों का जो है ना मूड ख़राब हो जाता है। आप स्टॉक मार्केट को देख लें, स्टॉक मार्केट 40,000 से 1,70,000 तक तकरीबन पहुंच गई है। और आज भी लोग आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, बट वो देखते हैं यार एक तो ग्रोथ स्टोरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी, ग्रोथ नहीं हो रही। हमने शुरू में जो बात की कि भाई हम, और दूसरी बात ये कहते हैं यार कि पैसे कमा लेंगे, डॉलर 280 से 320 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। और जब मुश्किल हालात होंगे, रिपैट्रिएशन का होंगे, तो अभी भी हम नेट नेगेटिव हैं इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जी जी, नेट नेगेटिव है, सारा लोकल माल है, सारा लोकल पैसा चल रहा है। हाँ। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हैं, लेकिन एक जो इसमें फिर घूम फिर के बात आ गई कि ये तो बाहर के लोग थे जो छोड़ के जा रहे हैं, जो इस मुल्क में थे। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट उल्टा होना चाहिए था। हम तो ये कह रहे थे कि हम बाहर से पैसा लाएंगे। हमारा पूरा पिछले 2-3 साल से तो एक रिन्यूड एफर्ट रही ना इसके लिए कि भाई हम तो बाहर से $70 बिलियन की बात हुई, 75 बिलियन, आप और मैं, हमने हमारे सामने हुई हैं ये बातें, अभी भी और हो रही हैं, हम लोग आपस में ये बातें करते रहे। अभी भी हो रही हैं। अब तो सर थोड़ा, अब तो 28 तक चले गए। एज ऑफ नाउ सऊदी इन्वेस्टर आए हुए हैं, और कल वो यहाँ कराची आके पाकिस्तान बिजनेस कॉरिडोर OCCI वालों से मिल भी रहे हैं। तो अभी भी बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और बातें ही हो रही हैं। और अभी क्या कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर क्या माहौल है कि वी विल आस्क फॉर द मून, हम चांद मांगेंगे सऊदी अरब से। अच्छा जी, वहाँ पे किसी ने एक मीटिंग में 2 हफ्ते पहले बात की यार कि हम अपना जो चाइना का लोन है ना, जो IPPs का, वो हम रिस्ट्रक्चर करते हैं, इनको दे देते हैं कि जो 10 साल में हो रहा है को 15-20 साल में कर देते हो जाएंगे। वो बात लोगों को पसंद आई। 2 हफ्ते बाद वो क्या बात हो गई, हम उन्हें कहते हैं फ्री में कर ले लोन,
वो बेचते हैं, हमें खरीदते, फ्रीज में कर दे, सब कुछ हमें फ्री में दे दे। हम इतनी नॉन सीरियस एटीट्यूड से बात करते हैं कि किसी ने इन्वेस्ट करना भी होगा तो नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया ने, PIF ने हाँ अभी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स खरीदा है हाँ कुशनर की हम्म, फैमिली के साथ, कुशनर के कंपनी के साथ मिलकर JP मॉर्गन चेज ने $36 बिलियन उसमें फंड किया, लेवरेज डील है, $55 बिलियन। हाँ $55 बिलियन की एक गेम बनाने वाली कंपनी खरीदी है सऊदी अरेबिया ने। वो आपको $500 मिलियन की भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है अभी तक उसने। नहीं करेगा, क्यों? किस में करेगा, किस में करेगा? उसको क्या पोटेंशियल नजर आता है? देखें, इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, कमर्शियल डिसीजन होता है। आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की करते हैं, 50 लाख की करते हैं, 5 करोड़ की करते हैं, 50 करोड़ की करते हैं और 50 बिलियन डॉलर की करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के पीछे जो डिसीजन मेकर की कंसिडरेशन सिमिलर होती है, सोफिस्टिकेशन में फ़र्क हो जाता है, डिटेलिंग में फ़र्क हो जाता है, बेसिक कंसिडरेशन सिंपल होती है। क्या भाई ये कारोबार वारे में आता है, क्या ये रिटर्न निकालेगा, क्या ये सेक्टर ठीक है, क्या ये इलाका ठीक है, तब जाके बिल्कुल होता ऐसा है। तो पाकिस्तान में वो है ही नहीं, तो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? पाकिस्तान को सऊदी अरब 2-4-5 बिलियन डॉलर ऐसे दे देगा, ठीक है यार तू रख, दिए तूने देख जो पहले भी देते रहे हैं, जो अभी पड़े हुए हैं वो माफ कर देगा, ये हो जाएगा, इतना दे अभी देगा, अभी अभी आते इतना हैं दे उस पे, देगा, इतना दे देगा, अच्छा अभी मेरा आते हैं, ख्याल है इतना दे देगा। अभी आते हैं उसके ऊपर। लेट्स टॉक अ बिट मोर अबाउट द इन्वेस्टमेंट पार्ट और सऊदी अरब से हट के भी। अ, पाकिस्तान का टोटल FDI पिछले साल $2.5 अरब से भी कम रहा, 2.5 अरब था तकरीबन। 2.5 अरब। हाँ बांग्लादेश में $30 बिलियन के FDIs आए हैं। ये वो साल है जब बांग्लादेश में मैसिव पॉलिटिकल टर्मोइल है, एक वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट हसीना वाजिद की टॉपल हुई है एज द रिजल्ट ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट्स। IMF में जा रहे हैं, उनके IMF नंबर में रिवाइज जा हुए रहे हैं, यस, सब कुछ हुआ है। उसके बावजूद $30 बिलियन, यार क्या मसला है यार ये। हाँ, बांग्लादेश के नंबर तो मैंने अभी गौर से नहीं देखे हैं, बट पाकिस्तान के बारे में मैं आपको ये बात कर सकता हूँ। और एक बात मैं पापा कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ अभी आपने देखा होगा, गुल अहमद ने कहा है कि $40 मिलियन की उसकी एक एक्सपोर्ट थी अपैरल बिजनेस की, वो उसने सेक्शन बंद कर दिया है। और इस वक्त बांग्लादेश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर और इजिप्ट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर गारमेंट के बिजनेसेस में आ रहे हैं। सर, और हमारी पाकिस्तान में इंटरलूप से चली गई। लोकल जो है वो चेंज करें ना, इंटरलूप तो चले छोटा सा, वो एक अलग से करके गए, बट यहाँ पे लोकल भी जो है उस कारोबार पे थे उसको बंद कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती कि हमारे यहाँ उस पर रिटर्न नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारे यहाँ एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ उस ज़्यादा टैक्सेशन की वजह से फॉर्मल इनफॉर्मल का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ही शदीद किस्म की बेवकूफ़ाना रेगुलेशंस है। इस सब चीज़ों के साथ फिर हमारे यहाँ इन्वेस्टर को ल्योर करने के लिए कभी SIFC बना दी जाती है, कभी कुछ बना दिया जाता है, एक रेड कार्पेट ला के दिया जाता है, ये होता है। इन्वेस्टर ये कहता है यार मैं तेरी बात मानता हूँ, तू जो मुझे दे रहा है, आई ट्रस्ट यू, मैं आया हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया है, 3-4 साल 5 साल बाद जब मेरा पैसा बनना शुरू होगा, अगर तू नहीं हुआ, तेरी जगह कोई और हुआ और वो तेरी चीज़ों को रिवर्स कर देगा, तो मैं किधर ट्रस्ट जाऊंगा, डेफिसिट है हमारे साथ, मैं किधर और जाऊंगा। हमारा ट्रस्ट डेफिसिट का मसला हाँ। है। और इस दफा वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात हो गई है। आपने इसमें कंप्लायंस की बात की, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं फॉर्मल सेक्टर में, FDI में, हर तरह के लोगों में टैक्सेस बहुत ज्यादा है। एक चीज जो बड़ी वाजे नजर आती है, अभी अमार है, हमारे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी कल रात हम इकट्ठे ही थे। अच्छा है, आप इकट्ठे ही थे। हाँ, अमार का एक ट्वीट मुझे बड़ा अच्छा लगा। अमार ने कहा कि शरारती है थोड़ा। हाँ, बड़ा मजे का ट्वीट है, पढ़ लिया आपने? टैक्स नहीं, पॉलिसी मैंने इन वो नहीं पाकिस्तान, व्हाई आर यू टेकिंग रिस्क क्रिएटिंग जॉब्स एंड ऑपरेटिंग फॉर्मली एंड पे एन इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ 39%। कह रहा है अगर आप पाकिस्तान के अंदर रिस्क ले रहे हैं, फॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और सही से काम कर रहे हैं, तो आप 40% टैक्स दें, 39%। सो यू वांट टू एक्सपोर्ट, गेट एन एक्सपोर्ट लाइसेंस। यू वांट टू इंपोर्ट, यू कैन गेट अ जिराफ फॉर योर गार्डन विदाउट अ लाइसेंस। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, कह रहा है आपको एक्सपोर्ट करना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ। और आपको इंपोर्ट करना है, आपके घर के गार्डन में एक जर्राफा खड़ा हुआ होगा जो पाकिस्तान में नहीं होता, अफ्रीका से आके खड़ा हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तीसरी चीज, व्हाई आर यू सेविंग फॉर्मली इन अ बैंक अकाउंट, पेइंग टैक्स ऑन योर प्रॉफिट एंड अनदर एडिशनल टैक्स ऑन योर प्रॉफिट बिकॉज यू आर टू रिच? व्हाई बॉदर विद सेविंग फॉर्मली? व्हाई डोंट यू बाय गोल्ड?
बिल्कुल $400 का हाउ हो गया। मच? Zero tax, delivery at home, हाँ cash payment, हाँ faster than Food Panda. हाँ Stupid people, you हाँ take risks. हाँ You stay out of the system, pay in cash, invest in real estate, हम्म do not create jobs, do not create exports. You have the lowest effective tax rate. You are the darling of the state. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बात की है, 101% ठीक है। Madness. हाँ मैड Madness. It's a joke. आपको पता है पाकिस्तान में सोने का काम कैसे होता है? नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है सोने की कीमत कहाँ पे चली गई, वो तो आपको पता ही है, पता नहीं 4.5 लाख हो गए। ठीक है ना? मतलब डॉलर ट्रांसफर डबल से ज़्यादा हो गई है पिछले कुछ सालों में, और क्रेजी चल रहा है, ठीक है? सोने का, आपने कभी सोने की ईंट ली है? जी लिए। ठीक है जी, मैंने भी अपनी बेटियों के लिए ली थी जी। मैं गया उसके पास, ज्वेलर के पास, मैंने कहा जी मैंने लेनी है। अच्छा जी, मैंने कहा कार्ड पे पेमेंट, वो हंस पड़ा। मैंने भी यही ठीक है, गलती की थी। मैंने उसको कहा मैं तुझे क्रॉस चेक देता हूँ। हाँ। कहता है क्रॉस चेक नहीं होगा, उसमें पैसे बढ़ाएगा वो। कैश होगा, कैश चेक होगा, या कैश लेके आओ। मैंने कहा यार मैं कैश कहाँ, मैं इतने पैसे हैं, मैं बैंक से कैश लाऊंगा, ये करूँगा। उसने कहा कैश का चेक दे दो, हमारा बंदा वो चेक वो जो है ना वो कराएगा। तो कैश के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आप 20,000 की ग्रोसरी लेने जाते हो, आप कार्ड पे देते हो, 5,000 का खाना लेने जाते हो, आप कार्ड पे देते हो, आप 5 लाख का, 4 लाख का, उससे मल्टीपल पे आप गोल्ड लेके आ रहे हो, कैश पे काम होता है। अच्छा, पे गोल्ड पाकिस्तान में तो नहीं बनता, अल्लाह करे बने कभी, ठीक है ना? पर पाकिस्तान में गोल्ड कहाँ से आता है? बाहर से आता है। कैसे आता है? उसकी पेमेंट कैसे होती है? आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके देखें, 2007 से गोल्ड की इंपोर्ट बंद है। गोल्ड की इंपोर्ट कितनी होती है? 0। हर साल तकरीबन 0 है। तो कहाँ से आ रहा है? आ रहा है, कहीं आ तो रहा है गोल्ड, इंपोर्ट वाओ। वो सारा पैसा कहाँ से जा रहा है? हुंडी से जा रहा है, सारा इलीगल जा और रहा है, चल रहा है। और चली जा रहे हैं, अरबों खरबों। और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसका क्वांटम बढ़ता जा रहा है। हाँ। उसको कोई कुछ नहीं कहता। भाई आप अभी गोल्ड ज्वेलर का कभी लाइफस्टाइल जाके देखें, आहा। और आप कभी उनसे जाके कहें कि भाई मैं तुझे क्रॉस चेक पे काम करता हूँ, अगर करके दे दें तो फिर बात करें। यार आप क्रॉस चेक की बात कर रहे हैं, हाँ। हमें अली भाई हमारे साथ इतना मसला हो रहा है, हम तो फॉर्मल सेक्टर में बैठे हैं, लोग हमें अप्रोच करते हैं, यार ये प्रोजेक्ट करना है, हम डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं, कैश में ले लें। हाँ फॉर्मल कंपनीज। हाँ अबे मैंने कहा नहीं भाई, यार मैं बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो फॉर्मल सेक्टर है ना वो इनफॉर्मल हो रहा है। मैं इस वक्त मतलब आपको ये अच्छे लोग हैं वो, मैं मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि मैं सैलरी क्लास की, अभी मैं कुछ आपको मिसाल देता हूँ, इसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखूंगा। मुझे मैसेज आया है, आपको मैसेज आया है, मेरे आ रहे हैं कई उस पे। दोस्तों को मैसेज आए हैं FBR से कि पढ़ के सुनाता हूँ। आपने पिछले साल के किसी एक महीने में इतनी आपने पढ़ क्रेडिट कार्ड की, पढ़ के सुनाते पढ़ हैं के ना, सुना पहले दो। मैं अपना सुनाता हूँ। हाँ अच्छा जी। डियर फरहान गौहर मलिक, वी नोट योर क्रेडिट परचेज वर्थ रुपीज फलाना 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 in at least 1 month in the tax year ended June 30th, 2025. As a reminder, per As our a second record, reminder. as a second reminder, per our record, as of 8/10/2025, 16:45. वो टाइम भी वही है मेरा, Time, एग्जैक्टली सेम टाइम है 16:45. मेरा भी वही टाइम है। You have not yet filed your income tax returns for this year. We remind you that FBR has given an extension until October 15 for filing tax. After October 15, FBR may commence targeted enforcement action against those who remain non-compliant. जी, अब मुझे भी ये टैक्स आया है This is such an offensive. अच्छा, मेरे टैक्स में सिर्फ 2 चीजें फर्क है, फरहान की जगह अली खिजर का नाम है, और आपकी अमाउंट की जगह मेरी अमाउंट है, बस। बट एग्जैक्टली सेम टैक्स। और हम लोग वो लोग हैं जो पिछले 25 साल से अच्छा, 20 साल से मुझे टैक्स दे रहे हैं, 4 दोस्तों फाइल भी ने कर रहे हैं। 4 दोस्तों ने ये मुझे इस तरह के मैसेजेस अपने बताए हैं, ठीक है जी। और ये सारे वो लोग हैं, उन्होंने आगे भी पूछा है ये मैसेजेस किनको आ रहे हैं, जो टैक्स फाइलर हैं, और उन्होंने अभी तक इस साल का टैक्स फाइल नहीं किया, अभी अभी डेट एक्सटेंड हुई है, जिन्होंने अभी तक इसका फाइल नहीं किया उनको भेजे जा रहे हैं, बट टैक्स फाइलर को भेजे जा रही है। जितने लोग उनके इर्द गिर्द जो है नॉन फाइलर हैं, उनमें से किसी को नहीं आया। क्रेडिट कार्ड यूजर नॉन फाइलर भी है, उनको ये मैसेज नहीं आया, जो फाइलर है उसको आया है। अच्छा, इस मैसेज के बाद मेरा एक दोस्त है, वो बैंकर है जी, वो एक मिड लेवल का बैंकर है, वो कहता है कि जी मैं जो है क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करता हूँ, मैं अपनी बच्ची की फ़ीस भी उस पे देता हूँ, उसका भाई कहीं वो करता है, एग्रीकल्चर करता है, कहता है उसके बच्चे की फ़ीस भी मैं ही देता हूँ, उसकी ग्रोसरी का वो साथ ही रहती है, पॉइंट्स बन जाते हैं ना, तो लोग कह रहे होते हैं यार मैं वो कर सारा दूंगा। कुछ करता है, अपनी बिजली के बिल सारा उस पर करता है, और वो कहता है सारा, और वो जो टैक्स देता है वो सारा देता है।
तो वो कहता है कि अब मैंने जो है टैक्स क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन करूँगा। छोड़ देनी है। एक मेरा दोस्त है, वो प्रोफेसर है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, वो बाहर जाता है, बाहर जाके वो कोई उसकी कॉन्फ्रेंस पे जाता है, तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि ये तुम्हारा खर्चा होगा, ये होगा, तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पे जाके इस्तेमाल करता है और बाद में जाके उसको वो मैच करवाता है। ठीक है जी। अब बात बना करे, वो जब वो जाएगा, भाई वो तो कारोबार करने गया था, उसने अपनी स्पेंडिंग, अभी मैं कराची आया हूँ, मैंने टिकट अपनी जेब से खर्ची है, जो मुझे बाद में रीइंबर्स हो जाएगी। अब भाई ये सारे खर्चे हम क्रेडिट कार्ड से अली, कर रहे हैं। आप मुझे अब बताएं हमें कॉर्पोरेट्स क्या हरास करें? कर रहे हैं इस अली, कॉर्पोरेट्स क्या करें? हरास है। आपके पास कॉर्पोरेट है ना, हमारा डिजिटल कंटेंट क्रिएशन काम है, हमारी 36 चीजों की मेंबरशिप है। चैट जीपीटी की है, एक्स की है, मेटा की है है, ना? मेंबरशिप है ना, वो सब सब क्रेडिट कार्ड भी। देखो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड तो होता नहीं अब, हाँ, सब खुद ही करना नहीं पड़ता होता है, है, पर्सनल करना अपने पड़ता है, पर्सनल क्रेडिट कार्ड पे पर्सनल होता है। क्रेडिट कार्ड पे होता है सारा कुछ। अली, ये जो लैंग्वेज है इस मैसेज की, ये थ्रेटनिंग, धमकी आमेज लैंग्वेज है, और ये किन लोगों के साथ इस्तेमाल हो रही है? जो ऑलरेडी फाइलर हैं, जो आपके नेट में हैं, उनको आप 2 चपेड़े और मार रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं उनके साथ। हालांकि जो आपके मुल्क में टैक्स टू जीडीपी का हाल है, आपको उनको तो सर प्लीज सर, आप सही है ना सर, हेलो हाय का मैसेज करना चाहिए। जो टैक्स जमा करा रहा है उसको तो हेलो हाय का मैसेज करना चाहिए। उसके घर पे तो आपको वो एक एयरपोर्ट पे एक लाइन होती है टैक्स फाइलर की, जो कभी भी उस लाइन पे कोई इमिग्रेशन ऑफिसर ही नहीं बैठा होता, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, कि उसको सर्विस करे वो। हाँ। तो हाउ डू यू लुक एट द लैंग्वेज ऑफ दिस टेक्स्ट देखें, एफबीआर ने एज अ जर्नलिस्ट? अभी आप इकोनॉमिस्ट हट जाएं। एफबीआर ने ये क्यों किया है? एफबीआर ने ये किया है एज अ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, कि नज किया है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में नज होता है कि मैं आपको नज करूंगा तो उससे जो है ना आपकी कंप्लाइंस बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी। हमारे जो एफबीआर चेयरमैन है, हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का कोर्स भी पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि जी हम इस तरह कर देते हैं, नज हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये शायद समझ नहीं आई है, ये काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर हो रहा है कि बिहेवियर में ये नज नेगेटिव हो गई है। क्योंकि मेरी जितने लोगों से बात हुई है, वो सब ये कह रहे हैं कि यार हम तो हम अनकंफर्टेबल है कि अभी यार हमारी इन चीज़ों को देख रहे हैं, हम अनकंफर्टेबल है, अभी यार हमें ये मैसेज कर रहा है। अब वो क्या चाह रहे हैं? कह रहे हैं हम क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन कम कर देंगे, हम कम कर देंगे। क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन का क्या फ़ायदा होता है? भाई मैं आप ये जो लोग ये दे रहे हैं, इनकी ये तो सैलरीड क्लास अगर यहाँ पे है, तो आप तो पैसे कमा के टैक्स दे के आ रहे हैं। आप परचेज़ कर रहे हैं, आप एक रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, ग्रोसरी स्टोर से कोई चीज़ लेते हैं, या आप और तरह के जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड पे करते हैं तो वो सप्लाई चेन में रजिस्टर हो जाती है कि जो वेंडर है जिससे आप ये क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वो रजिस्टर हो जाएगा और एफबीआर को या उसको दूसरा टैक्स पीआरए वगैरह को उनका पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे? वो इस ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करेंगे, कैश पे आ जाएंगे। एफबीआर का ये जो नज है ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है और लोग कैश पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और लोग वैसे ही टैक्स दे दे के तंग आए हैं, ऊपर से आप ये हरासमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी यही सैलरी क्लास अपनी मतलब नाक से टैक्स दे रहा है, आप उसको ये मैसेज करके हरास कर रहे हैं। भाई अगर आपने ये करना है तो नॉन फाइलर को करें। आप फाइलर को ये करके देखो, मुझे पता है तुमने क्या खरीद। यार एग्जैक्ट अमाउंट लिख रहे हैं। एग्जैक्ट अमाउंट के अलावा मेरे एक दोस्त को आता है कि जी तुमने कोई तकरीबन 110 मिलियन के करीब अमाउंट जो है ना, वो लास्ट ईयर किसी एक महीने में कम से कम इस्तेमाल की है। वो कहता है मेरा क्रेडिट कार्ड 1 मिलियन की ट्रांजैक्शन का है, तो ये नंबर कैसे होगा? नंबर ही गलत हाँ, है। नंबर भी शायद गलत है। ओह माय तो गॉड। ये जो चीज़ है, इवन नंबर अगर ठीक भी हो तो व्हाई वुड यू डू दैट? और व्हाई दूसरा वुड यू मसला ये, हरास द गाय हु इज ऑलरेडी पेइंग द टैक्सेस? You should congratulate him, you should pamper him, हाँ, you should put him like उसको ऊपर लेके चलो, उसको को 2-4 चीजें फ्री भेज दो, उसके घर के गिफ्ट बैग भेज दो, भाई तेरा शुक्रिया तूने टैक्स पे किया है। यार उसको आप डरा रहे हो। और जो नॉन फाइलर है, he is having वो लास्ट लाफ, ठीक है वो ना? वो आपको बार बार बताता है, नॉन कहता है फाइलर अली क्या फायदा हुआ तुम्हें ये करके, नॉन फाइलर हंस क्या रहा है। फायदा, मतलब अली वाकई में बताएं मुझे हाँ, कि ये जो हालात हैं, मतलब हम तो आपको पता है हर चीज सही तरीके से करने वाले बाय द बुक लोग हैं, हाँ, लेकिन आप यकीन करें अली, आप किसी यंगस्टर के साथ बैठ के बात कर रहे हो, उसको कोई रीजन नहीं समझा पाते क्यों आप। क्यों करें बाय द बुक? क्यों करें इस तरह के हरासमेंट वाले मैसेजेस देखें? उसको क्यों? आपके पास कोई रीजन नहीं होता कि आप उसको सिवाय इसके कि हम बेटा तुझे पकड़ लेंगे। वो कहता है पकड़ लेंगे, हाँ। चलो फिर खेलते हैं। हाँ, कहते चलो खेलते हैं, तो फिर सबको पकड़ोगे, फिर सबको सब पकड़ोगे, बाहर हो सबको तो जाएंगे। नहीं पकड़ोगे, हाँ, सबको तो नहीं आज तक तो पकड़ोगे। हमने देखा है नॉन फाइलर को तो कोई पकड़ कोई नहीं पकड़ता सका। नहीं है। हाँ, आप फाइलर। इनकरेज करते हैं हाँ, फाइलर नॉन फाइलर। हाँ,
कि जा आप भी ठीक लोग हैं, हाँ बस नॉन फाइलर का डिजिटल दे के हाँ आ जाइए, रहिए नॉन फाइलर। नॉन वो फाइलर कहते हैं ले लो। हाँ एग्जैक्टली Let's talk a bit more about the targets set for this year. अभी शायद एफबीआर वाले भी प्रेशर में है, पता नहीं इतने खौफनाक नंबर्स के टारगेट दे रहे हैं इनको। $200 बिलियन से मिस हुआ है अभी टारगेट इस क्वार्टर का, शायद हाँ सितंबर 30 वाला। आईएमएफ से जो बातचीत चल रही है, सब ठीक चल रहा है? हाँ एक तो ये एफबीआई वाले प्रेशर में और ये प्रेशर में है, वो करते क्या है, वो टारगेट अपने मीट कैसे करते हैं। आपने नौकरी की है अपनी सारी ज़िंदगी न्यूज़ वो चैनल्स के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, आपकी सैलरी थोड़ी थोड़ी डिले हो जाती है। एक वक्त आता है 4 महीने 6 महीने की सैलरी डिले होती है और वो एक नॉर्म बन जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है पीरियड, और वो कभी भी रिकवर नहीं होता। ठीक है ना। एफबीआर में इस तरह उल्टा हो रहा है। जैसे 30 जून को उनका टारगेट कैसे मीट हुआ, उन्होंने एक बड़ी कंपनी की जैसे बात हुई, उसने कहा कि जी मैं तुम्हें कि हमें ज़रा 5 अरब एडवांस में दे दो। और बड़ी कंपनी ने तो छोटी दरमियानी कंपनी ने थोड़े थोड़े पैसे उनको देने शुरू कर दिए। अब एडवांस टैक्स देने शुरू कर दिए। अब एडवांस टैक्स आगे जाके टेक्निकली तो एडजस्ट हो जाना चाहिए, बट आगे भी उन पर अभी प्रेशर आ रहा है तो एडजस्ट ही नहीं होगा, My और किसी वक्त और दूसरा एडवांस My करेंगे। God. तो ये एफबीआर एक तो लोगों से एडवांस लेता जा रहा है और एक बैकलॉग उसका क्रिएट होता जा रहा है, और यही होगा। और इतने स्टिफ टारगेट जब एफबीआर करेगा उस इकोनॉमी में जो ग्रो नहीं कर पा रही, जिसके अंदर टैक्स रेट जो है आसमान पे छूट रही है, जिसमें नॉन फाइलर और नॉन कंप्लाइंट टैक्स सेक्टर्स को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसे ही होगा। और क्या होगा? लेकिन एक सेक्टर है उसके, उसकी पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में, कौन सा है? बैंकिंग सेक्टर। या बैंकिंग सेक्टर जो है ना अली उसका भाई, ठीक मेरे है। आपको पता है मेरे बड़े शदीद जज्बात हैं इस सेक्टर अच्छा। को लेके। हाँ ये एक अजीब पैरासाइटिक बिहेवियर है बैंक्स का हमारे उसमें। अच्छा। दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी सोल्यूशन, aren't they? मतलब कितना कोई स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को फंडिंग करते हैं। वो एक पता है आपको, पता चला था कि वो आया था कि सोलर के लोन कम रेट पे देने थे, उस पे भी इन कमबख्तों ने कैप लगा दिया कि भाई इतने। देखिए बैंक का प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें कसूर दोनों साइड पे है। मैं आपको मुशर्रफ साहब के टाइम पे अगर हम चले जाएं, हाँ, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये नए नए बैंक प्राइवेटाइज हुए थे सारे कुछ, और ये कंज्यूमर पोर्टफोलियो की तरफ आ रहे थे सारा कुछ, और हमारे पास क्रेडिट कार्ड वगैरह, ऑटो लोन वगैरह, हम्म, हाउसिंग लोन और तरह के एसएमई लोन्स इसमें एकदम बहुत बढ़ गए थे। ठीक है जी, सारा कुछ हुआ था। तो कुछ बैंकों ने बड़ा एग्रेसिव काम किया था, कुछ ने कम एग्रेसिव काम किया था, कुछ ने बहुत मेरा एग्रेसिव बैंक काम अल्फला किया का था। कार्ड उसी जमाने का बना हुआ है, ठीक है ना। बैंक अल्फला बड़ा एग्रेसिव था उस जमाने में। 2005 का। एक एनआईबी होता था, उसने एसएमई का बड़ा वो जी। क्रेडिट स्कोर टाइप करके मॉडल बनाया था। हाँ। ठीक है, उसमें मिसयूज हुई थी, चार चीज़ें हुई थी, वो सारा कुछ अपनी जगह पे कि उनके अपने ब्रांच के उनके अपने लोन सही। ऑफिसर भी करते थे, बट बिसाइड्स दैट जनरली काम बहुत ज़्यादा हुआ था। हुआ क्या कि 2008 में जाके एक बड़ा मैसिव किस्म का क्राइसिस आया। उस क्राइसिस के बाद क्या हुआ कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बढ़ गए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर गए। अब डिफ़ॉल्ट करने के बाद जब वो रिकवरी करने जाते थे, तो रिकवरी जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है। रिकवरी करने जाते हैं तो आपको पता है वो लॉज कैसे हैं। वो लॉज ऐसे हैं कि एक आप 3 दफ़ा से ज़्यादा जाके दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, उनसे सख्ती से बात नहीं कर सकते, उनकी चीज़ों को पोजेस नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे थरे के ऊपर आपको वकील मिल जाते हैं जो आपको ये सिर्फ है कि 2 साल तक आपका केस को लटकाएंगे, 3 साल तक केस को लटकाएंगे। ठीक है, वो तारीख पे तारीख देते रहते हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है इस चीज़ को। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि जी वैल्यू ऑफ मनी होती है। आपने लोन दिया जी 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, वो डिफ़ॉल्ट हुआ है। अब वो 5 साल या 4 साल बाद वो केस हुआ तो वो 1 करोड़ की रियल वैल्यू क्या रहेगी, वो 70 लाख। ठीक है, और सेटलमेंट हुई 70% पे। ठीक है जी, तो पैसे देते ही कितने तो हैं अली? आप 70% पे 70 लाख, और 70 लाख का 70% आपका एक्चुअली आपको अपना पैसा का 50-55 लाख मिला। तो उसके बाद नहीं, उस जमाने में आपका You're making them sound like नहीं, मैं उनकी चीज़ों पे मैं आ रहा हूँ। हाँ। पहले ये प्रॉब्लम भी समझे कि लेकिन ये इतना सा प्रॉब्लम। नहीं, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम। उस वक्त आपका प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी रेशो 27% पे चला अच्छा, गया अभी था। ये जो एक इमरान मिनट अच्छा, ठीक। प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी 27% पे था, इस वक्त 12% पे है। ठीक है जी, उस वक्त और ये चीज़, इन चीज़ों की वजह से बैंकों ने कानों पे हाथ लगा लिए कि हमने लोन नहीं देने। आप अब फोरक्लोजर लॉज इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं किया, तो उस वजह से नहीं करते। दूसरी चीज़ ये बात है कि बैंक्स बहुत दो नंबरियाँ करते हैं। बैंक एश्योरेंस जैसा एक प्रोडक्ट बेचते हैं सारे Yes. बैंक्स, जो बहुत गलत तरीके से Fraud बेचा है। गया। बैंक के अंदर बैंकिंग के लोग फ़ोन करके कहते हैं कि जी आप करंट अकाउंट पे
ट्रांसफर करें, Yes. सेविंग नॉन यस इस्लामिक है। मेरे घर में मेरी बीवी को फ़ोन आया एक बैंक से, मैंने उस बैंक के बड़े आदमी को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा कुछ ये तो जरा शर्म बताएं, करो। इसकी स्टोरी बताएं, करंट अकाउंट की मतलब स्टोरी। स्टोरी क्या होती है जी, अब आपका जब 20% इंटरेस्ट रेट था, ठीक है जी, आप सेविंग पे जो है वो 22% इंटरेस्ट रेट था, 19.5% आपने सेविंग अकाउंट पे देने हैं, उसको करंट अकाउंट पे 0% देना है, और आपने आगे उस पैसे को लगाना है। यस, तो आप पैसा उनका भी move बैंक कर देते हैं ना बैंक वो। का इंसेंटिव क्या होता है जी, करंट अकाउंट पे ले, तो वो जाके मिस सेल करते हैं कि जी आपका ये नॉन इस्लामिक है, ये है, या ये इस तरह की इस्लामिक वाले भी करंट में रखवाते हैं। वो तरह की हाँ। सेलिंग करते हैं। वो भी करंट में आपको प्रमोट करेंगे, करंट ले ले। हाँ, तो और उसको मिस सेल करते हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक की नाअहली है और बैंक का है, बैंक इसमें गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और द साइज ऑफ बैंक इंश्योरेंस में बहुत गलत कर रहे हैं, यस, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में गलत लेकिन कर रहे हैं। इनका जो फॉरेन स्प्रेड है एक्सचेंज मार्केट के दुनिया में अंदर भी सबसे है। ज्यादा है, मैंने सुना है। पाकिस्तानी बैंक्स का जो स्प्रेड है, या स्प्रेड, इसलिए स्प्रेड देखें, स्प्रेड क्या होता है, जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उतना स्प्रेड होगा। आप इंटरेस्ट रेट 4% कर देंगे तो स्प्रेड 2-3% ज़्यादा नहीं हो सकता। जब आप 22% इंटरेस्ट रेट कर देंगे तो 7-8-9% स्प्रेड भी होगा। तो प्रोपोर्शनेट होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है ना। अच्छा। हाँ, मतलब एट द एंड ऑफ द डे स्प्रेड तो प्रोपोर्शन टू इंटरेस्ट हाँ, रेट होना लेकिन चाहिए। लेकिन आपको ये लगता है कि देखिए बैंक्स तो हर जगह, लेट्स बी ऑनेस्ट, बैंक तो हर जगह पे ऐसे हैं, वो बैंक हर जगह पे ही ऐसे आप हैं, दुनिया सेल्फ की सर्विंग है, दुनिया की हिस्ट्री देख लें, सेल्फ सर्विंग। दुनिया की हिस्ट्री देख लें, यहूदी जहाँ पे भी गया उसने यूजरी का काम किया, मनी लेंडिंग का काम किया। रॉथशाइल्ड 3-4 जनरेशन के बाद उधर के मेन एसेट यहूदी के पास हो गए, वहाँ के बादशाह ने उस यहूदी को बाहर निकाल दिया, वो दूसरी जगह जाता रहा, करता रहा, तभी तक तो आज तक उनके पास कोई अपना मुल्क नहीं है, अपनी कोई जगह इसीलिए नहीं तो है। क्रिप्टो करेंसी आई है, हाँ, आजाद कराने के लिए। आज़ाद कराने के लिए और क्रिप्टो आ हमारा गई। गेम चेंजर है क्रिप्टो करेंसी सर। एक तो पाकिस्तान में आपको हर चीज़ क्या गेम चेंजर है। नहीं, क्रिप्टो गेम चेंजर हो सकता है, बट मुझे क्रिप्टो के बारे में सर कोई हम ज़्यादा करेंगे क्या क्रिप्टो में? हाँ, हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ बातें करेंगे, जिस तरह हर चीज़ में बातें करते हैं। यार हमारा मुझे पास बताएं तो बातें सही ना करने यार, के सीरियस अलावा बात कुछ करें यार। बिलाल बिन साकिब हमारे क्रिप्टो मिनिस्टर है, क्यों है एडवाइजर वो? है, क्रिप्टो मिनिस्टर। क्यों है? उनका हॉल ऑफ फेम क्या है? सर वो बड़े वेल कनेक्टेड आदमी है, बस आप समझ गए बड़े ना वेल जो मेरा सवाल जो था, आपने खुद ही जवाब वेल दे दिया। कनेक्टेड आदमी है वो, हाँ। अपने फील्ड के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। उसके बिलाल अलावा भी बिन उनका कोई साकिब, क्या स्टेट बैंक ने अलाउ कर दिया क्रिप्टो करेंसी को लीगल बिल्कुल टेंडर? नहीं किया। नहीं किया अभी तक, हाँ, अभी तक नहीं कर नहीं रहा। किया। तो ये फिर क्या होगा? ये ऐसे ही था, रेड हेरिंग थी, ट्रक की बत्ती थी। यार देखिए, क्रिप्टो के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो क्रिप्टो को आप लीगल कर दें, उसे ट्रांजैक्शन होने दें। वो तो एक एक controversy हो रही एक है। एक चीज़ होती है क्रिप्टो की, आप माइनिंग शुरू कर दें। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही थी जब यहाँ बात पे हो दोनों की बात हो रही थी। माइनिंग की फिजिबिलिटी, माइनिंग कहते हैं जी वो 3 सेंट 4 सेंट 5 सेंट 1.5 लाख यूनिट लगते हैं। 5 से 5 1.5 लाख रखते हैं या 50,000 लगते हैं। हमारे पास एक्सेस बिजली है, जो हमारे मार्जिनल रेट है उस पर दे दे, जो हम जितनी बाकी इंडस्ट्री को देते हैं उस पर आके लगा ले। और आज अगर वो वाइबल होती तो हमारे लोकल इसमें माइनिंग कर रहे होते, उन्हें क्या मसला है? तो माइनिंग तो अगर आप मार्केट रेट पे देंगे तो पाकिस्तान में मार्केट माइनिंग नहीं होगी, और जो नीचे वाला रेट है वो होगा नहीं। वो होगा नहीं। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता हाँ, क्रिप्टो के ऊपर आपको उसको खोलना है। स्टेट बैंक को आहिस्ता आहिस्ता उसको बना के खोलना है। स्टेट बैंक उसका फ्रेमवर्क बनाना चाह रहा है, डर रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो है पाकिस्तान की खासतौर पे यूथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपने एसेट्स नहीं रखना चाहती, पाकिस्तान में पैसा नहीं रखना चाहती, और बाहर जाने की इस वक्त तो और बाहर जाने की सबको एक्सेस नहीं है, ना हर किसी का बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट हो भी तो कल को वीज़ा ना लगे। तो बात यह है कि क्रिप्टो इज़ वन थिंग where you can move money in and out and you can take it out from the government system, तो बेस्ट है। रेडार से बाहर रेडार से बाहर तो और वो बहुत उसमें ऐसे में पैसा जाएगा। स्टेट ऐसे- बैंक को ये डर लगता है, हाँ। और इस वजह से स्टेट बैंक जरा इसको ढीला लेकिन इस पे। ऑलरेडी जो हाँ। बिलाल बिन साकिब ने नंबर्स कोट किए हैं वो तो फिनोमिनल नंबर्स हैं, कि वो तो कह रहा है स्टॉक मार्केट 1 करोड़ क्रिप्टो अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में, उसने कहा। पता नहीं यार, अब 10 मुझे आपको मिलियन का क्या नंबर पता, दिया। मुझे आपको क्या पता भाई, मेरे पास कोई नंबर तो है नहीं। Okay, आप कितने so you लोगों को never जानते know. हैं जिनका It's क्रिप्टो speculation. अकाउंट है? A lot of people. A हाँ। lot of people. हाँ। अच्छा, कुछ ज्यादा ये बच्चे जितने हैं ना, यंगस्टर्स, ये कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। 25,000 होगा, 5,000 होगा, 10,000 होगा, लेकिन होगा, हो सकता है होंगे, होता है उनके पास। हो सकता है 1 करोड़ का। उनके पास होते हैं, लेकिन होंगे। अगेन उसकी so you think क्रिप्टो वाली बात तो साइड में रहेगी, जरा एक होगी, जल्दी आहिस्ता आहिस्ता आएगी, लेकिन मतलब अभी चले फिलहाल आप नहीं आ रही। मतलब वो कोई ऐसा बड़ा गेम हाँ। हम उससे नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मैं अभी जो गेम चेंजर्स हमारे सामने अभी प्रेजेंट किए गए हैं पिछले चंद महीनों में, सबकी आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। सेकंड थिंग, सीपेक का फेज 2 अनाउंस हुआ है अभी, जब शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे। हाउ आर यू लुकिंग एट दैट? चाइनीज फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद एक तो चले फेज 1 की शानदार कामयाबी क्या है, इसमें मैं बात करता हूँ बाद में। पहली बात है कि जो भी ये गए हुए थे सारे,
चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर 90% ऑफ द कॉन्वर्सेशन थी कि हमारे लोगों को बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, और बिजनेस कहता था अगर हम उन्हें बुलेट प्रूफ कार दें, ये दें, वो दें, ये करें, तो आरओआई नहीं बनता, और चाइनीज़ आना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ मर जाते हैं बहुत सारे। तो वो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम जब तक हम हल नहीं करेंगे, चाइनीज़ के लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, जब चाइनीज़ लोग नहीं आएंगे तो सीपैक फेज़ 2 नहीं आएगा। दैट इज़ द वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग। अब सीपैक फेज़ 1 पे आते हैं। अच्छा, सीपैक फेज़ 1 क्या था? चाइना को हमने एक प्रॉब्लम सेट दिया कि जी हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे बिजली शॉर्ट है, ये मसले हैं, वो सोल्यूशन दे। उन्होंने सोल्यूशन दिया कि जी आप अपनी जो दो ट्रांसमिशन लाइन लगाएं, एक ये फैसलाबाद की तरफ लगाएं, एक लाहौर की तरफ लगाएं, उधर जाम शोरों से आगे पीछे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इतने आप पावर प्लांट लगाएं। अच्छा जी, हमने उनसे कोयले के पावर प्लांट लगा लिए। साहिवाल उन्होंने कहा कि यार साहिवाल में समझ नहीं आता, बट हमने फिर भी साहिवाल में लगा लिया। फिर हमने और भी जगह पे लगा लिए। जब हमने वो लगा लिए तो हमने सोचा यार हमने गैस पे भी लगाने चाहिए थे, तो हमने फिर गैस पे भी लगा लिए। अब कोयले पे लगा लिए, उसके बाद गैस पे भी लगा लिए। फिर गैस पे लगा लिए तो हमने कहा हमें गैस का वो भी करना चाहिए। वो खाकान अब्बासी साहब आए कि जी हमें ज़बरदस्त है, हमें कार्गोज़ भी लेने चाहिए। हमने गैस के कार्गोज़ की जो वो हमने डील भी कर ली, जो जाके हमने एलएनजी टर्मिनल भी लगा लिए, 2 लगा लिए। फिर हमने एक डील दोबारा 2021 में भी कर दी, सारा कुछ। अब हमने जो प्रॉब्लम सेट चाइना को दिया था, उसने आपको सोल्यूशन दिया। आप उस सोल्यूशन, और आपने ट्रांसमिशन का पूरा काम नहीं किया, आपने सोल्यूशन पे काम नहीं किया, आपने 2 चीज़ें उनकी मानी और 2 चीज़ें अपनी मर्जी से और डाल दी। तो नतीजा क्या निकलना था? जो आज है। आज मैं बताऊं, कल दोपहर के बजे पूरे पाकिस्तान की बिजली की जो कंजम्पशन थी ग्रिड पे 10,800 थी एनटीडीसी में, जिसमें 1,000 के इलेक्ट्रिक को एक्सपोर्ट भी किया था, और 4 प्लांट आपके जो ये नए सीपैक के अंदर आए थे ये जीरो पे चल रहे थे। इन 4 प्लांटों की 10,800 और in अक्टूबर। और उन 4 प्लांट की कैपेसिटी पेमेंट है 500 बिलियन रुपए। 500 बिलियन रुपए की साल की जिसकी कैपेसिटी पेमेंट करते हैं, कल दोपहर के वक्त वो जीरो चल रहे थे, जीरो, लिटरली जीरो। और 10,800 की आपकी कल दोपहर की कंजम्पशन ये थी क्या नेगेटिव ग्रोथ हो रही है? क्या हो रहा है ये? जी। क्योंकि क्यों? ये सोलर? एक तो सोलर है, दूसरा ये है कि वो आपके यहाँ तो नहीं, बट हमारे यहाँ वो पीछे जो है ना ज़रा मौसम बदल गया है, तो वो एसी वेसी कम हो गए हैं, तो वो भी है। और सोलर, यकीनन सोलर बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। दिन का कितना पाकिस्तान की पीक डिमांड ऑल टाइम 22,000 थी। 24,000 कुछ चले इतनी है। 22, 23, 24 थी। हाँ 24,000 हमारी पीक डिमांड थी। हाँ। आपके ख्याल से कितना, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ हो रही होगी ना? अब ये ग्रिड को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, कुछ ना कुछ ग्रोथ तो हुई होगी। हाँ, कुछ ना कुछ हो रही है, लेकिन यानी कि और ये हम अभी 2-3 साल पहले के नंबर की बात कर रहे हैं, 24,000, 4 साल। हाँ, इस तरह ही थी कुछ। तो अभी अगर हम सेफली एस्टिमेट लगाएं, अगर 5% ग्रोथ भी लगाएं तो 27-28,000 मेगावाट की डिमांड होनी चाहिए पाकिस्तान की। चले 24-25 तो होनी चाहिए, 25 लगा लें। हाँ। 25,000 मेगावाट की आपकी पीक डिमांड है। हाँ। उसमें से अब कितना फीसद सोलर फुलफिल कर रहा है? देखिए, सोलर दिन के अंदर डिमांड में और रात के डिमांड में, रात की जो आपकी डिमांड है ना वो बढ़ रही है। आप अगर एक कर्व निकालते हैं ना एक एवरेज डे का, तो आपका लेकिन दिन में मर रही है। ये आ रहा है, मतलब रात 12 बजे से शुरू होते हैं, ये आता है, ये वापस जाता है, ठीक है। जो दिन में है वो नीचे जा रहा है। दिन में क्यों नीचे जा रहा है? क्यों दिन में सोलर। तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ, सोलर ने कितने हजार मेगावाट रिप्लेस कर दिए हैं सिस्टम के? यार अब ये नंबर तो फिर कोई निकालना पड़ेगा, बट सिग्निफिकेंट रिप्लेसमेंट है, सिग्निफिकेंट 20%? रिप्लेसमेंट है। 50 तो नहीं, 20%। हाँ, इतना तो होगा, इतना तो होगा, इतना तो होगा। और ये बढ़ता जा रहा है। आप एक कमबख्त मारी जो सबसे बड़ी गंदी पॉलिसी जो है वो नेट मीटरिंग की है, जिसको सारे बैठ के यहाँ पे डिफेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे आप जैसे कि घरों में तो लगी होती है। मेरे घर में भी लगा हुआ है जी। आपके मेरे यहाँ घर? नहीं लगा हुआ है, मैं फ्लैट में रहता हूँ। नहीं लगा हुआ है, मैं किराए पे रहता हूँ, बट लगा हुआ है। हाँ। लेकिन मैं नेट मीटरिंग की खिलाफ है। पॉलिसी के खिलाफ हूँ कि इसको रिवाइज होना चाहिए। क्यों नहीं करती है हुकूमत? क्यों नहीं करती? बेनिफिशियरी है। खुद ही बेनिफिशियरी, ये सारी मिडिल क्लास बेनिफिशियरी है। ये मीडिया पे शोर मच जाता है, फिर इसकी है कि किसी ने इन्वेंटर इंपोर्ट कर लिए, वो इनकी हुकूमत में बड़े करीब है। ये वो सारे मसले भी होते हैं। सोलर के कारोबार जो लोग करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और के हमारे बड़े पास करीब अभी है, आपको पता ही है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है इस वक्त? इंस्टॉल की बैटरी पता है 35,000 के करीब है। हाँ,
35-33 हज़ार की प्रॉब्लम ये नहीं, ये प्रॉब्लम हम ये है सर्कुलर डेट के इशू से कैसे बाहर निकलेंगे? सर्कुलर डेट हमारा बड़ा माइक है, वो एक हमारा एनर्जी का एक ग्रुप है, वहाँ पे बड़ा हमारा वो शुगर लगता रहता है, वहाँ पे कोई एक्सपर्ट भी एनर्जी के बैठे हुए हैं, हमारे जैसे कुछ सीखने के लिए भी बैठे हुए हैं, कुछ उधर हुकूमत के जो दावेदार हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा दावा कर दिया जी कि सर्कुलर डेट फ्लो ज़ीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे तो मजाक हो गया भाई, सर्कुलर डेट का फ्लो कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये सर्कुलर डेट बढ़ता जाएगा। आप मुझे बताइए अभी सर्कुलर डेट 1.2 ट्रिलियन है, अभी भी 2.2 ट्रिलियन है। उसको तो ख़त्म कर रहे हैं ना, वो ख़त्म कर रहे हैं ना, वो रिफाइनेंसिंग करके उसको 3 रुपए 23 पैसे कुछ उसके अंदर ला के कर रहे हैं। इस तरह 2014 में भी ख़त्म किया गया था, फिर अब खड़ा हो गया। 2025 में भी ख़त्म कर रहे हैं, 2030 में इंशाल्लाह फिर खड़ा होगा, बिल्कुल ठीक, फिर उसको ख़त्म क्योंकि आ करेंगे। तो रहा है, और नलका तो बंद नहीं हो रहा। आपका ग्रिड इररेलेवेंट होता जाएगा, ग्रिड। अब मुझे पता है, मेरे ख्याल में तो वो जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन भी नहीं समझ आती। है ना? उस कौन उस गिरते एसेट को घुसेगा। खरीदेगा जो जो कह रहा है। यार मुझे बताए, पीटीसीएल एहतसालात ने खरीदा था ना, ठीक है, $2 का खरीदा था, आज क्या प्राइस है उसकी? टिका दिया तो, ठीक है ना, टिका दिया था हमारे नहीं वो हफीज शेख साहब ने। कारोबार ही खत्म हो गया है, वो कारोबार ही खत्म। तो ये नहीं, उस वक्त वो कारोबार, टिकाया था सर। ये चले वो $1 का बिकना चाहिए था, $2, बट $1 तो था ना। हाँ। तो ये कारोबार ही जो है ना डिस्को का, ये आहिस्ता आहिस्ता ये इररेलेवेंट होता जाएगा। आपकी जो है, आपके घर के अंदर सोलर बढ़ता जाएगा, आपके यहाँ बैटरी सोल्यूशन बढ़ती जाएगी, इंडस्ट्री में भी सोलर प्लस बैटरी प्लस ऑल्टरनेट आते जाएंगे, ग्रिड का लोड कम होता जाएगा है। एंड में ग्रिड क्या करेगा? अभी ग्रिड में आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है, उसमें $1000 का फिक्स चार्जेस होते हैं, वो 25-30 हज़ार के फिक्स चार्जेस होंगे और थोड़ी सी कंजम्पशन होगी। वो कंजम्पशन आपको चाहिए होगी, क्योंकि अगर आपके घर सोलर भी है, सब कुछ भी है, तो मतलब कभी कभी बारिश आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, आपको ग्रिड तो चाहिए होगा ना। तो उस ग्रिड को रखने के लिए आप उसकी सब्सक्रिप्शन पे कर रहे होंगे। तो एसेंशियली ग्रिड को रखने के लिए ग्रिड का कॉस्ट सब्सक्रिप्शन होगी, और सब्सक्रिप्शन पैसे ज़्यादा होंगे, यूनिट कम होंगे, ये होता जाएगा। नहीं तो if that is the case, if that is the case, तो दैट मीन्स कि अब हम एक फोर्सिएबल फ्यूचर में एनर्जी प्राइस को तो नीचे आते हुए नहीं देख रहे। नहीं, एनर्जी प्राइस नीचे आएगी, फिर भी आएगी, क्योंकि क्योंकि एनर्जी प्राइस तो नीचे आएगी। एक उसकी 2-3 वजह है। एक वजह ये है कि ओवरऑल आपके घर के जो बिजली के बिल हैं, अमूमन लोगों के, नहीं सर, मैं हमारे घरों की बिजली की बात नहीं कर नहीं फैक्ट्रियों की बात कर हाँ। लें, मैं फैक्ट्रियों की बात कर लें, आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे थोड़ा बहुत सोलर आता है। कराची में एक एक्सेप्शन है, जहाँ फ्लैट्स होंगे वहाँ पे एक्सेप्शन होगी। नहीं फैक्ट्री वालों ने तो लगा लिया है, फैक्ट्री वाले लेकिन ने वो सर सोलर का एक कंस्ट्रेंट्स है ना स्पेस के। वो एक सर्टन लेवल तक की। अब आपको पता है गुल अहमद क्या कर रहा है? गुल अहमद लांडी से अपना प्लांट बंद कर रहा है, नूरियाबाद ने ज़मीन ले लिया, नूरियाबाद लेके जा रहा है। नूरियाबाद में उसने विंड भी लगा लिया, सोलर भी लगा लिया, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ चलाएंगे। तो वो स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से अपनी फैक्ट्रियाँ मूव कर देंगी जहाँ पे स्पेस होगी। कह रहे हैं बिजली तो हमें चाहिए, सस्ती बिजली लो। बिजली सस्ती हम अपनी बना के लेनी है, तो यहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री मूव कर देते हैं, ये हो जाएगा। क्या मसला है? हो रहा है। स्पेस कंस्ट्रेंट है, कुछ हद तक आपका ग्रिड पे रिलायंस रहेगी, वो रिलायंस की वजह से ग्रिड subscription- के रेट्स की बात कर रहा था। ग्रिड के रेट तो बढ़ते रहेंगे, ग्रिड के रेट तो, लेकिन ग्रिड के रेट बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपका फ्यूल कॉस्ट नीचे आती रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस अब नीचे जा रही है। हाँ, और हमारा दोस्त है, वो बहुत अच्छा ऑयल पे बड़ी गहरी नज़र करता है, उसके मुताबिक ये प्राइसेस आगे बिलो 50 रहेंगी बिकॉज ऑफ डिमांड एंड एवरीथिंग। बड़े खुशनसीब है इस मामले में ये नून लीग वाले, वैसे है ना, हमेशा से खुश बड़े नसीब होने, और खुशनसीब तेल है बड़ा यार। सस्ता मिलता है। इनको तेल बड़ा सस्ता सस्ता तेल है। और तेल की धार देखो। हाँ, अली, ये तो इतने फंडामेंटली फ्लॉड स्ट्रक्चरल मसाइल हैं हमारे मुल्क के, कि मतलब आवे का आवा बिगड़ा हुआ जो हम उर्दू में कहते हैं, तो आवे का आवा बिगड़ा नजर आ रहा है। मतलब वो नहीं होता कि जो आपने कोई मकान ले ले जिसमें बहुत टेढ़ी मेढ़ी वो ही होती, कहते हैं इसको गिरा के बनाना पड़ेगा बॉस। है ना। हाँ, ये तो आपकी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार गिरा के बनाना पड़ेगा, ये सीधा कैसे होगा? ये वो जैसे वो डीएचए राया के अंदर जो है ना, वो गेटेड सिक्योरिटी लाहौर में बड़े ज़बरदस्त है, लेकिन वहाँ पे घर बने होते हैं, उन सबको ऐसे ही करना पड़ता है। तो ये वही है कि गिरा के बनाना होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो गिरा के बनाना होगा, तो गिरा के बनाना तो बड़ा ख़तरनाक काम है, वो तो बात करते भी डर लगते हैं। हाँ। लेकिन मसला ठीक होता नज़र नहीं आ रहा, आपकी बात तो सही है। क्योंकि आप एक जो बहुत ही खतरनाक चीज़ आप इस वक्त देख रहे हैं कि जब आपकी इकोनॉमी कितने खतरनाक साइकिल में फंसी हुई है। मैं भी इकोनॉमी के ऊपर और भी बात करना चाह रहा हूँ आपसे, लेकिन आप इसको अपने पास नोट कर लीजिए या तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि इस वक्त एक जंग आपने मई में गुजरे हैं आप, आपकी किटी में पैसा नहीं है, एक जंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह,
आपने बड़ा जीते हैं, बड़ा ब्लडी मजा नोज आया। दी है, आपने मार के तो भगाया एक उनको। ही तो हाई पॉइंट आया हाँ, पिछले कुछ हाँ, 2 सालों में। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि देयर इज अ रियल एंड प्रेजेंट डेंजर ऑफ अनदर सस्टेन्ड दिस टाइम अ लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट। सो इसका जवाब, इस पे बात करेंगे हम, लेकिन बिफोर दैट लेट्स मूव टू द पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील। मैं डॉन के और आप लोगों के कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो उसमें जो मुझे जिस समझ में आई सब इकोनॉमिस्ट्स की और आप सब लोगों की, कि उन्होंने कहा ये अच्छी बात है कि हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, लेकिन ये खतरनाक बात है कि हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर ही हैं। और तो कुछ है ही नहीं हम। मैं इसका नंबर आपको इस तरह से शेयर करना चाह रहा था कि मुझे भी नहीं पता था बाय द वे, सऊदी अरेबिया की टोटल जो ट्रेड है, मतलब वो 300 सवा 300 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट करता है और 200-250 डॉलर की इंपोर्ट करता है। 550 अरब डॉलर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान का ये नंबर 100 बिलियन है, एम आई करेक्ट? हाँ 100 से नीचे ही है नीचे थोड़ा। 80-90 है। हाँ तकरीबन इतना कह लें। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ उनके पास तेल है, हाँ, सब कुछ है। हाँ, पाकिस्तान और सऊदीया का लेकिन जो ट्रेड है आपस में, हम्म, हम तो यार, मतलब मेरे लिए शॉकिंग नंबर था। हम टोटल सऊदीया से जो इंपोर्ट करते हैं वो 1 बिलियन डॉलर है, वो तेल है। और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 700 मिलियन डॉलर है। हाँ यानी कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की टोटल ट्रेड का 0.3% के लिए अकाउंट करता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये शॉकिंग नंबर नहीं लगा आपको? बाकी दुनिया में भी ऐसे ही है को हम हैं इतने छोटे, तो हमारे साथ क्या ट्रेड करेंगे? ट्रेड का 9 बिलियन डॉलर की रिमिटेंस भेजते हैं सऊदी अरेबिया से आपके पाकिस्तानी। तो वही है ना, मजदूर हैं हम लोग, हम जाते हैं मजदूरी का काम करते हैं और पैसे आ जाते हैं। 9 बिलियन डॉलर इज व्हाट, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ योर टोटल रिमिटेंसेस। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत बहुत बड़ा रिलायंस है सऊदी अरेबिया पे। और अब आगे तो यूएई के तो वीजे भी नहीं मिल रहे, तो रही सऊदी अरब जाएगा। ओह, आई एम कमिंग टू दैट बाय द वे। हाँ इंडिया का टोटल ट्रेड जो हुआ है हाँ सऊदी अरेबिया के साथ, वो 20 अरब डॉलर से प्लस है, होगा। और सऊदी अरेबिया का नेगेटिव ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ। मतलब सऊदी अरेबिया का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का। जाहिर बात इंडिया है। 12-13 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है हाँ और 6-7 अरब डॉलर की चीजें लेता है सऊदी हाँ, अरेबिया से। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी है एक दूसरे हाँ, के वो लिए। अलग है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। वो भी। एफडीआई का तो नंबर हमने अभी हम्म, बांग्लादेश का सिर्फ आपको बताया था हाँ कि 30 बिलियन डॉलर है बांग्लादेश का हाँ। एफडीआई लास्ट ईयर का। क्या ये नंबर्स चेंज होंगे इस डिफेंस डील से? नहीं भाई, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, पाकिस्तान में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हो या 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट कमर्शियल पे डिसीजन पे होती है। कमर्शियली जब तक हम वायबल नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। बात सिंपल है, ये डिफेंस डील क्या है? हम तगड़े हैं फौज में, हम उन्हें सपोर्ट देंगे। वो तगड़े हैं, उनके पास डॉलर है, वो हमें डॉलर हमें चाहिए, वो डॉलर देंगे। और उन्होंने हिस्टोरिकली हमेशा फ्री डॉलर दिए हैं। द जियोपॉलिटिकल रेंट, जियो पॉलिटिकल रेंट, एज यू रोट, हाँ जियो पॉलिटिकल द रेंट, रिटर्न ऑफ द जियोपॉलिटिकल रेंट। हाँ वही क्या लाइन थी आपकी यार, जियोपॉलिटिकल रेंट मैंने है। आपको और क्या टेक्स्ट है? भी किया। हाँ जियोपॉलिटिकल रेंट के अलावा है क्या ये? इट इज ऑल आपने जियोपॉलिटिकल लिखा रेंट। द रिटर्न ऑफ द जियोपॉलिटिकल रेंट। हाँ तो यही है, इसी इस पे तो रेंट चल से रहे तो थे कोई कुछ नहीं हुआ। भाई। 1970 की दिहाई के बाद से 60 70 में भी यही था सर। थोड़ा 70 उसमें चलो थोड़ी सी हाँ, थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग भी हुई थी। थोड़ी सी वो रेंट अच्छे थे। हाँ, वो रेंट ऐसे थे कि वो आपको सेल्फ सस्टेन कर सकते थे। बट 77 ऑनवर्ड टिल 2014 जब तक, या 2012 जब तक ये चलते रहे हैं अमेरिका के पैसे, हम अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान में जंग लड़ते रहे हैं। पहले वो हमारे दोस्त थे, मुजाहिदीन थे, फिर हमारे दुश्मन हो गए, तालिबान हो गए। लेकिन हम अमेरिका के साथ ही थे। लोग तो वही थे ना, और हम अमेरिका के साथ कभी हम्म। उन वो हमारे साथ होते थे, हम रूसियों से लड़ रहे होते थे। रूसी चले गए तो वो हमारे दुश्मन हो गए, अमेरिका के साथ हम उनके साथ लड़ते रहे। पर 40 साल हमने उनके साथ लड़ाई की। उस लड़ाई के रेंट आते रहे, जियोपॉलिटिकल रेंट आते रहे, कोalition सपोर्ट फंड, reimbursements। बहुत सारे। उससे पहले ज़िया साहब के ज़माने में पैसे आए, सारा कुछ हुआ, वो आते रहे सारा कुछ, वो पैसे हम वो सारे कमाते रहे, ठीक है। उससे हमारी दुकान चलती रही, वो ख़त्म हो गए और हमारी दुकान नहीं चल रही थी। हमें समझ नहीं आ रही थी पिछले 8-10 साल में हम करें क्या। हमें समझ नहीं आ रहा था हम इकॉनमी चलाए किस तरह। हमें तो चलाना ही ये मॉडल आता है, हमारा तो मॉडल ही एक है। हमने 70-80 साल से इस मुल्क के अंदर एक ही तो इंस्टीट्यूशन है जिसको हमने तगड़ा किया है। एक ही तो आपके घर में 4 बच्चे हैं, एक को आप दूध दही गोश्त खिलाते हो, उसको वर्जिश कराते हो, ठीक है जी।
उसको दिमाग का भी थोड़ा बहुत काम करा देते हो, बाकी को आपने मारते हो, मैल न्यूट्रिशन टैक्स खाते लगाया हो, हुआ स्कूल उन पे टैक्स लगाया हुआ है, उस टैक्स से उसको कमाते हो, तो भाई वही काबिल आपका बच्चा निकलेगा ना। तो और काबिल दुनिया रिकॉग्नाइज करती है इस काबिल चीज को, बच्चा तो आपका एक वो ही है। परफॉर्म भी करेगा, और उसने अभी और परफॉर्म भी किया उसने उसने और अभी दुनिया उससे बात भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने चाइना की टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से इंडिया की जो है ले ली, हाँ ठीक है ना, बाकायदा ले ली, एंड दैट्स अ हाई पॉइंट फॉर अस एज अ बिल्कुल ठीक, पाकिस्तानी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ले ली हमने। हाँ। तो अब उसके बाद अब वहीं से हमें रेंट आना है दोबारा, हम्म। अब उसी का रह लेकिन जाना है। नहीं अली, वो हमने तो समझ में आ इन्वेस्टमेंट गया। ही 80 साल में नहीं एजुकेशन पे की होती तो अली, शायद हमें लेकिन अगर हम असलाह बेचें, इंडिया ने एजुकेशन पे इन्वेस्ट की, उसको उसका रिटर्न आ लेकिन रहा अली अगर आप डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें, जैसे इसराइल है, है। हाँ इसराइल भी एक सिक्योरिटी स्टेट है, हाँ, ठीक है, लेकिन इसराइल की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं बहुत ज्यादा। इसराइल तो यार अब अमेरिका को काबू में किया नहीं हुआ है, नहीं, लेकिन डिफेंस वो तो एक्सपोर्ट्स करता हाँ है वो। हाँ, वो वो लेकिन ड्रोन्स बेचता है पूरे दिन, तुर्की उससे ड्रोन्स लेता है, अजरबैजान उससे अब डिफेंस अब टेक्नोलॉजी अब लेता है, अब इंडिया उससे डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो जहाज बनाता है, हम भी बना। हम अगर मुसलमान हैं, वो यहूदी हैं यार, उनसे हम कहाँ मुकाबला कर सकते हैं दुनियावी कामों में, वो कब के कहाँ पहुंचे हुए हैं, कितने आगे हैं, वो दुनिया पे वो जो है वो कब्जा करके बैठ रहे हैं, वो अपनी बदमाशी चला रहे हैं, क्योंकि अमेरिका उनके काबू में है, वो टेक्नोलॉजी में चले बहुत आगे आगे आगे, हैं, आगे तो बढ़ हम जाते उनसे कहाँ मुकाबला करते हैं। हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो हम क्या हम हम तो इस मसले में फंसे हुए हैं कि जी टखने से हम इस मसले में होते हैं, नमाज पढ़नी है तो जूता उतारे बगैर वजू हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम तो इसी मसले में फंसे हुए हैं। माय क्वेश्चन टू यू, क्या इस डील से कोई फंडामेंटल्स ऑफ आवर इकोनॉमी बदल सकते हैं? नहीं, ओके, लेट्स मूव ऑन, आपका जवाब आ गया। एक और सेक्टर जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है, मिनरल्स। कहा जा रहा है हमारे पास $7 ट्रिलियन वर्थ के ज़खायर हैं ज़मीन के अंदर। इसी तरह हमने ट्रंप ने मैसिव ऑयल रिजर्व्स की कोई बात की थी, लेकिन अभी फिर आप ही के अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि 23 ब्लॉक्स की ऑक्शन किया गया ओगरा की जानिब से, इसमें से 22 पे तो कोई भी बिड नहीं आई। दो सवाल एक साथ ले लें। एक तो ये कि क्या वाकई कोई ऐसे मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, क्योंकि आप क्रेडिबल, आप अथॉरिटी हैं इकोनॉमी के ऊपर, क्या कोई ऐसे मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, या ट्रंप ने ऐसे ही, ट्रंप साहब काफ़ी सारी बातें ऐसे ही कर देते, उन्होंने एक हवाई फायर मार दिया था हमको खुश करने के लिए। और फिर दूसरा सवाल ये ले लें कि मिनरल्स, क्योंकि वो एक अलग डोमेन है, रेयर अर्थ मिनरल्स जिसकी बात हो रही है, वो क्या वो एक पोटेंशियली कोई ऐसी चीज़ है जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी? देखिए गेम चेंजर की बात है ना, तो हमारे यहाँ हर चीज़ गेम चेंजर हो जाती है, तो नया फैशन है, इट्स नॉट गोइंग टू बी गेम चेंजर। एक तो मेरे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, उसका इम्पैक्ट भी 5-7 साल बाद आएगा। दूसरी बात ये है कि मिनरल्स जितने हैं, जितनी वैल्यू के हैं, वो कहाँ पे हैं, वो मेनली बलूचिस्तान में, केपी में है, वो जहाँ पे हालात है। आपने ज़मीन पे खड्डा खो के मिनरल को निकाला, उस मिनरल को लेके जाना है ना पोर्ट तक, एयरपोर्ट तक, सी पोर्ट तक, कहीं तक, उसको कैसे लेके जाओगे जो हालात है वहाँ पे? पहले सवाल ये है, इस वजह से बिड इतनी नहीं आती, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं जिसके पास इतने रिजर्व हैं। आप अफ्रीका के अंदर मुल्क उठा लें, जो कॉन्गो। छोटे छोटे बेशुमार मुल्क हैं जिसके ट्रिलियंस के अंदर ये रिजर्व्स हैं, उनकी हालत क्या देखें। दुनिया में तेल सबसे ज़्यादा किसके पास है? वेनेजुएला के पास, बिल्कुल। उसकी हालत देखें। ये बात है कि मोस्टली जिन इलाकों में इस तरह के लोगों मिनरल्स को ये बात होते पता नहीं है हैं, वैसे। मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स के ऊपर जब एक्सट्रैक्शन पे काम होता है तो उन इलाकों के अंदर सिविल वॉर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक इसका एक और साइड भी है, लोगों को पता नहीं है। वेनेजुएला हैज़ द बिगेस्ट ऑयल हाँ, सऊदी से भी ज्यादा है। कंट्री। सऊदी से भी नाइजीरिया ज्यादा। इज वेरी बिग, यस, ठीक है, नाइजीरिया इज वेरी बिग। कहाँ पे है, किधर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेयर डू दे स्टैंड? पूरा अफ्रीका मिनरल से भरा हुआ है। अफ्रीका मिनरल से बड़ा हुआ है, वेयर डू दे स्टैंड? सो अगर मिनरल को हम गेम चेंजर कर रहे हैं तो नहीं, क्योंकि या तो हमारे इंस्टीट्यूशन कैपेबिलिटी, हमारे यहाँ है लॉ ही एंड नहीं। ऑर्डर, वो सब कुछ होता, हम यहाँ पे कर रहे होते तो ठीक है, ये हमारे लिए एक इकोनॉमी का पार्ट होता। अभी मैंने एक ठीक है, स्टोरी पढ़ी, बैरिक गोल्ड के जो बैरिक के जो सीईओ थे, हाँ, ही हैज हैड टू स्टेप डाउन, कह रहे हैं उसके भी कुछ ऐसे मामलात हुए हैं। किसी और जगह पे, पाकिस्तान में नहीं। हाँ, हाँ, किसी और जगह, किसी और पाकिस्तान जगह में पे, नहीं पाकिस्तान में बिल्कुल हुए हैं। हुए। उनके टर्म बाद में खत्म होना था, उनको अर्ली रिटायरमेंट करवा बड़े दी वैसे गई। पावरफुल आदमी था हाँ, वो, बहुत पावरफुल आदमी था। इतना ऐसा आदमी था कि वो भी मैंने ब्रिटिश रिकॉर्ड पे पढ़ा। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों के कमरे में अपने मोबाइल फोन के साथ चला जाता था। हाँ। ऐसे ऐसे बहुत थोड़े होते हैं। हाँ,
बहुत पावरफुल आदमी था, दुनिया में हर जगह पहुंच क्या जाता हुआ था। है, क्या प्रॉब्लम हुआ यार है? मैंने उसको बहुत डिटेल देखी नहीं है, बट वो कहीं पे ऐसा क्या ही इससे मसला खुदा हुआ न है। खास्ता ये हमारे रिकॉर्डिंग वाले मसले नहीं, पे मेरा कोई नहीं ख्याल हमारे एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ नहीं, कोई सकता? ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। रेकोटिक का वो सारा मामला चल पड़ा है, वो ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा, कोई और बंदा आ जाएगा ले जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि रेकोटिक को जब तक उसका रिटर्न आना शुरू हो गया 5-7 साल है, और वो कोई ऐसा और रिटर्न फिर नहीं है, इतने इश्यूज हैं उसके वो अंदर कोई ऐसा जिसको हम रिटर्न किधर ले, नहीं है और उसमें। ऐसा रिटर्न नहीं है। इट्स नॉट अ गेम हाँ, चेंजर, इट्स नॉट, इट्स नॉट अ बिल्कुल गेम मुझे तो चेंजर। समझ नहीं आ रहा कि गेम रिकॉर्डिंग को हम चेंजर कैसे पता है कह क्या रहे है? हैं। रिकॉर्डिंग इस साल के आई थिंक $1 बिलियन है। गेम चेंजर हमारी यूथ है। अगर हम हाँ, उसको डेवलप कर दें, उसको पढ़ा दें, उसको मोटिवेट कर दें, दैट इज द गेम चेंजर, नथिंग एल्स। मैं इस पे आ रहा था। हाँ जुनैद इकबाल आप जानते हैं, हमारे जी जी, बड़े मुश्तरका बहुत दोस्त हैं, जबरदस्त आदमी है। जबरदस्त आदमी। वो आए थे हमारी रफ्तार नाव के एक पॉडकास्ट पे। हाँ अच्छा, जुनैद कभी इतना एनिमेटेड होते नहीं है, ही इज वेरी काम, हाँ कलेक्टेड, हाँ कूल। दैट डे ही वाज वेरी एनिमेटेड हाँ हाँ एंड ही सेड, उसने कहा यार फरहान, मुझे जितना गुस्सा ये गेम चेंजर का लफ्ज सुन के आता है, बिल्कुल, मुझे भी आता है। आई हंग्री कह रहा है बस एक यहाँ से तेल निकलेगा, फिर कौम में पैसा ही पैसा होगा, खान बस साहब ने यहाँ भी किया से। था। हाँ, खान साहब ने भी किया था, बस यहाँ से फलाना चीज निकल जाएगी, फिर पैसा ही पैसा होगा, तुम सब बैठ के एक कप चाय और पियो। उसने ना ये बोला, उसने बोला तो कौम को मेरा पैगाम है, मुबारक हो, एक कप चाय और पियो। ये कौम जो चाय पी रही है, ये कैसे जागेगी? देखिए मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, अब मुझे यकीन करें अली, अल्लाह करे ये वक्त आए कि मैं और आप यहाँ बैठे हों और हम बात कर रहे हो कि पाकिस्तान कैसे $100 बिलियन की एक्सपोर्ट्स क्रॉस कर रहा हो, हमारे यहाँ $50 बिलियन की एफडीआई आ रही हो, हमारे पास ऑरेकल चिप्स बनाने, एनवीडिया अपनी फैक्ट्री खोल रहा हो, टेस्ला आ रही हो, हमें खुशी होगी ये बात। देखिए, जब इंडिया को हमने मार मारी ना, जब हम जीतते हैं तो हमें खुशी होती है, हमारा सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म आता है। वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर इज एन ऑर्फन। हमारे पेट्रियोटिज्म का भी यही हाल हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव डेवलपमेंट्स हमारे कान में आ रही हैं, तो हमारा वो जज्बा हुब्बुल वतनी भी हिल रहा है, उसकी वो मुतजलजल हो जाता है कभी कभी, यार क्या मसला है। नौजवान, लेकिन जिस मुल्क के 16-17 करोड़ लोग 25 साल से कम उम्र हो, जो दुनिया का 7वां-8वें मुल्क के बराबर लोग हमारे 25 साल से कम है, और इन हालात का सामना है। और अब मैं आपको बताऊं, बड़ी शॉकिंग डेवलपमेंट, अभी एक मेरे जानने वाले हैं, उनके एक बच्चे का वीजा रिजेक्शन हुआ, उसमें उस एम्बेसी ने ये लिखा है कि आपके मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसे हैं कि इस उम्र के बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो ये वापस नहीं आएंगे। यार सो एम्बैरेसिंग। हम तो गेम So, चेंजर कह रहे हैं। अच्छा, और एक तो ये हो गया, यूएई देखें आप, मैंने सुना है एक सॉर्ट ऑफ अ बैन है अब। नहीं वीजे लगते, बहुत थोड़े लगते। हाँ, बहुत थोड़े लग रहे हैं। और दुबई तो हम लोग कैसे आते जाते थे ना, वैसे ही। यूं जाते थे, दुबई वाज लाइक इस्लामाबाद। वो हाँ। कराची के तो बहुत ट्रैवलिंग थी, हाँ कराची तो बहुत पास था ना। नहीं लग रहे वीजा, स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। मतलब मेरे एक दोस्त की कंपनी में हुआ कि उसको दुबई में जॉब नौकरी हो गई थी, तो अब उसको यहीं से वर्क फ्रॉम होम पे डाल दिया उन्होंने, बोला भाई यहीं से काम कर लो, वीजा नहीं लगा पा रहे हम तुम्हारा। मैंने कहा यार लाइफस्टाइल और चीजें, वो बेचारा वो उसकी दुबई में नौकरी हुई है, बैठा हुआ कराची में वो, सो वीजे भी नहीं लग रहे। ठीक है। अभी डेनमार्क, पार्क सुजुकी मोटर्स अपने सारे लोगों को लेके जाता है, पार्क सुजुकी मोटर थी या उससे उसके डीलर्स को पता नहीं किसी कंपनी ने, उनके एनुअल ट्रिप्स होते हैं, तो उनको डेनमार्क लेके जा रहे थे। क्या बात है। वो नहीं, क्या बात है, नहीं, वो डेनमार्क के वीजे इतने रिजेक्ट किए डेनमार्क की एम्बेसी ने उन डीलर्स के, कि उन्होंने अपनी वो विजिट थाईलैंड शिफ्ट कर दी। हाँ उनको पूरा ट्रैवल प्लान चेंज चेंज करना पड़ गया। ये मैंने 3 वो एग्जांपल्स बताई हैं अली, जो मेरे सामने की है, यानी कि वीजे भी नहीं मिल रहे हैं अब पाकिस्तानियों को। हाँ ठीक है, ठीक ये बहुत सीरियस मसला बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये उनका मसला है अली, जो खाते पीते, जो खाते पीते हैं, ये और लोगों तो का आप मसला जब नहीं है। खाते ये वही मसला है, जैसे यार ये आईफोन की नई अपग्रेड बड़ी खराब आई है ना, हमारे घर में हाँ। ऐसी बात हो रही थी, तो मेरी बेगम ने बोला देखो यार, रिच पीपल्स प्रॉब्लम्स, हाँ अरे हाँ कि यार आईफोन की अपग्रेड, तो ये उस तरह का ही प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हर मुल्क की डायरेक्शन उसका पढ़ा लिखा और एफ्लुएंट तबका सेट करता है। एब्सोल्युटली। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वोट की तो कोई हैसियत है नहीं, हाँ तो वो तो आप छोड़ देना, तो वही तबका सेट करता है। अब वो कहीं बाहर भाग नहीं सकते। मुल्क के हालात वो हैं जो आपने भी पिछले 1 घंटे में समराइज किए हैं। कहाँ जाए अली, वो कहाँ जाए 25 साल का लड़का जो अभी ग्रेजुएशन करके निकला है?
यही बात है। अब वो फंस गया है, वो बाहर भी नहीं जा सकता और यहाँ पे फंसा हुआ है। तो ये एक खूबी है कि वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकालेगा। जेंजी बड़ी खतरनाक है, मैं और आप उसको नहीं समझते। हमने दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे देखा है जेंजी, यहाँ पे भी जेंजी थोड़ा सूनर लेटर मुतहरक होगी, कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ करेगी, और वो जब करेगी तो वो ये करेगी, और उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। ये जो पीटीआई कर रही है, इट्स अ गॉन केस। इसके अलावा कुछ होगा सूनर और लेटर, जब ये बढ़ता जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाके वो फटेगा, और बड़ा ख़तरनाक फटेगा। लेकिन ये आपको लगता है ये फटने वाली जो चीजें होती हैं इससे कोई फंडामेंटल तब्दीली आती नहीं, है, कोई सिर्फ नहीं chaos आता है, होता है? chaos होता है, बिल्कुल chaos होता है। बट फंडामेंटल तब्दीली करने के लिए हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है, प्रोसेसेस हमने अपने प्रोसेसेस चेंज करने हैं, हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है, हमें अपने लोगों को ऊपर लेके जाना है। और दूसरी बात आपको मैं पीछे लाके जाता हूँ, जहाँ से आपने सवाल शुरू किया था कि पाकिस्तान में 100 बिलियन की एक्सपोर्ट हो, 50 बिलियन की एफडीआई हो। आपने कंपनी ओरेकल का नाम नहीं लिया था, आपने नविडिया का नाम लिया था, और आपने इस तरह की कंपनी, ये कंपनियाँ नहीं होंगी। ऐसी कंपनियां होंगी, ऐसी कंपनियां। लेकिन ये नहीं होंगी। वो कंपनियां होंगी चाइना की। चाइना, ये आहिस्ता आहिस्ता दीजिएगा, ये सारी कंपनियों में चाइना भी डोमिनेट कर जाएगा। वो अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ जाएगा। जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, गाड़ियों के अंदर देखें ऑलरेडी कर चुका है, और गाड़ियों के अंदर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो गाड़ियों की चाइनीज हो रही चाइनीज़ है। गाड़ी है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ चाइना से पाकिस्तान में आएगा। और चाइना से आप पाकिस्तान में सोलर रेवोल्यूशन, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर रेवोल्यूशन कहीं आया है तो वो पाकिस्तान में आया है। और कहाँ से आया है? चाइना से आया है। बैटरी का आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। गाड़ियों के अंदर भी पाकिस्तान ने कुछ आगे 3 जापानियों के अलावा तो कोई गाड़ी मंगवाई नहीं थी, तो 20-20 साल पुरानी, 10-10 साल पुराने मॉडल बेचते थे। आई ड्राइव अ हाँ, चाइनीज कार। तो अब सब मैं भी लेने की इरादा रखता हूँ बिल्कुल। तो वो चाइनीज़ जो हैं वो अब आती जाएँगी, और वो एक होता जाएगा, और इस तरह से ये कंपनियाँ आएँगी, चाइनीज़ आएँगे, और हमारे लोग चाइना जाएँगे और कहीं नहीं जाएँगे। और हमें अपना किबला चाइना के साथ सूनर और लेटर सीधा कर लेना है। जो हम बहुत दाएँ-बाएँ घूमते रहते हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन और हमारे दूसरे भाई लोग जो होते हैं ना, उनको अमेरिका या यूके ये वो बहुत पसंद है। सर चाइना की इमिग्रेशन नहीं मिलती ना सर? इमिग्रेशन नहीं मिलेगी आपको, रहना आपने इधर ही है। आपको वो चीज़ें नहीं मैं कह रहा मिलेगी, हूँ इस आप वजह वहाँ से पे, इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, तो इंटरेस्ट नहीं लेते ना। वो देखिए इमिग्रेशन वगैरह आहिस्ता-आहिस्ता अपॉर्च्युनिटी जब बाहर जाने की कम होती जाएगी ना, जैसे यूएई के वीज़े नहीं लग रहे हैं। अब म आहिस्ता आहिस्ता आप अब यूज्ड हो जाएंगे। यूएई में जो इन्वेस्टमेंट का वीज़ा भी लगवा रहे हैं ना, वो भी नहीं लग रहे। तो फिर वो लोग यहीं पे कुछ ना कुछ करेंगे ना। दे पुर्तगाल हैव चले टू जाएंगे। वर्क। हाँ, पुर्तगाल चले जाएंगे। कितने पुर्तगाल चले जाएँगे? कितने लोग जा सकेंगे? कनाडा चले जाएंगे। कितने जा सर सकेंगे? कहीं ना कहीं तो जरूरत होगी तो हमारी। एक यार, आप आपका इतना बड़ा सर मुल्क पैसे है। वाले तो चले जाएंगे ना, पढ़े लिखे लोगों को तो दुनिया फिर भी ले लेगी बॉस। चाइना भी बहुत सारे चले जाएँगे। क्योंकि आपने हो सकता बताया है। इस वक़्त अमेरिका के अंदर H-1B वीज़ा जो है, उस तकरीबन पे बंद हो गया। तकरीबन बंद हो गया है। उसके बाद जो वो चाइना ने अपना वीज़ा खोल दिया, वहाँ पे आपको देखिएगा जो होगा। आहिस्ता-आहिस्ता देखिएगा ग्लोबल साउथ डेवलप होगा, चाइना डोमिनेट करेगा इकोनॉमिकली। चाइना खुल रहा है, चाइना वो हो रहा है। आज से शायद 200 साल पहले किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था, या किसने कहा था कि चाइना इज़ अ जायंट, इट्स स्लीपिंग, लेट इट स्लीप, अदरवाइज इट्स शेक द वर्ल्ड। अब वो जो है ना, डायनासोर जाग गया है, नाउ इट्स शेकिंग द वर्ल्ड। और उस शेक में हम जो है ना, उसकी दुम बने हुए हैं। इंशाल्लाह हम इस दुम से आगे निकल जाएंगे, और हमारी यूथ को कहीं ना कहीं इसमें रास्ता निकल आएगा। सर आप तो वही बोल रहे हैं किंग कर लेगा। तो मैं क्या कहूँ कि मैं वो दूसरी सूरत हाल है कि आहिस्ता आहिस्ता उबलता हुआ हम फट जाएंगे, और एक बहुत और इससे भी नीचे चले जाएंगे। बस, तो मतलब इसी तरह थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। हमारी शायद जनरेशन, ले- हमारी एक ज़िंदगी सवाल में शायद हम ऐसे ही गुजरते एक रहें। सवाल बड़ा बड़ा हाँ, बड़ा, अगले 20-30 साल हम क्योंकि यू शायद आर ऐसे गुजर बेसिकली जाएं। यू लुक एट द मैक्रो इकोनॉमी। हाँ। एंड में कर रहा हूँ, शुरू में कर लेना चाहिए था जब हमने जीडीपी ग्रोथ टारगेट की हम्म। बात की थी। इस दफा जब ये स्लो ग्रोथ पीरियड से हम गुजर रहे थे तो बार बार ये कहा गया कि हम अभी हम स्टेबिलिटी फेज में, रिकवरी फेज में, स्टेबिलिटी फेज में, वटेवर, बिल्कुल। और अब हम टेक ऑफ करेंगे। वो टेक ऑफ करने के लिए तिलों में तेल है, चिरागों में रोशनी नहीं नहीं, है। हम टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। हमारे हम लोग ये भी आपने थोड़ा सा किया, $9 बिलियन पे चला गया ट्रेड डेफिसिट। हाँ, हम लो ग्रोथ इक्विलिब्रियम में फंस चुके हैं। हमारी ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है उस वक्त जब तेल नीचे है। उस वक्त हम जीडीपी ग्रोथ 3% से आई सॉ नीचे योर है। ट्वीट। 3% से नीचे है, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि अब हम इस लो ग्रोथ इक्विलिब्रियम में फंस गए हैं। वी आर स्टक इन इट।
और पता नहीं अब हम इससे किस तरह निकलेंगे। हमें 2 4 5 7 अरब डॉलर सऊदी अरब से मिल जाएं तो ये है, हम तो बहुत ज़्यादा मांगना चाह रहे हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम काम नहीं करना चाहते, हम ठीक तरीके से चीज़ों को ठीक नहीं करना लेकिन चाहते। ठीक तरीके से कौन सी गवर्नमेंट ठीक करेगी चीज़ को? देखें, ये तो बड़ा फंड देखें, दिस इज़ वेयर पॉलिटिक्स नहीं बिकम्स गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट। नहीं गवर्नमेंट बिकॉज़ गवर्नमेंट पॉपुलर होगी तो रिफॉर्म और नहीं रिस्ट्रक्चरिंग नहीं नहीं करेगी, नहीं 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 मुश्किल नहीं फैसले नहीं, करेगी। जो आपका स्टेट का स्ट्रक्चर है ना, जब वो उसकी बुनियादें जो हैं खोखली हों, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल लेकिन ये गवर्नमेंट ही चेंज करेगी जिस ना। पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, और जो स्टेट जिस तरह से 80 साल से काम कर रहा है, उनके दरमियान एक गैप हो, वो गैप आप फिल नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं, तो फिर चीज़ें कैसे ठीक होंगी? जब तक आप अपनी बुनियादों को ठीक नहीं करेंगे, तो ऊपर से आप इमारत कैसे बनाएंगे? वो बुनियाद ठीक करने की हिम्मत नहीं है अभी हमारे अंदर, और वो मुझे लग रहा है कि वो हिम्मत होगी भी नहीं है, मुश्किल लग रहा है। बहरहाल वो बुनियाद हमें ठीक करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन अब तो हम वापस उसी जियोपॉलिटिकल रेंट पे जा रहे हैं। हम वापस ये कह रहे हैं कि यही स्ट्रक्चर था हमारे लिए। ये तो हम पागल थे 10 साल पहले, हम वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे, या हम हकीकी आज़ादी की बात करते थे। ये तो हमारा दिमाग ख़राब था। यही लोग हैं जो हमें लेके चलते हैं। इन्होंने इंडिया से हमें जंग जिताई है। यही मेरा सऊदी अरब से एक्ट पैक करके आया है। ये अमेरिका के ट्रम्प जो है इनका नाम ले रहे हैं। यही चाइना से भी डील कर रहे हैं। इन्हीं को करने दो, यही मुल्क चला सकते हैं, तो चलाते रहें। अब तो हम वापस उस पे जा रहे हैं। तो हम उस स्ट्रक्चर को जब तक ठीक नहीं करेंगे, हम नहीं हो सकते, और हम वापस उस पे जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। On that, I don't know what to call it, realistic note, I'll end this. Thank you so much. थैंक यू सर।